7,000 रुपए की सैलरी में से आप 6,000 तो इन्वेस्ट ही करते थे। क्या मतलब स्टॉक्स में डाले थे, म्यूचुअल फंड्स में डाले थे, कैसे किया था? आज तकरीबन 13.5 लाख रुपए की SIP करता हूँ एंड पिछले 13 सालों में मेरे इन्वेस्टमेंट्स पे तकरीबन 19.26% CAGR बना है। वाओ! अगर सपोज इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए, वोंट इट बिकम अट्रैक्टिव फॉर FIIs टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज दे माइट नाउ गेट अ बेटर रिटर्न एंड उसकी वजह से रुपी विल अप्रिशिएट एंड डॉलर विल डेप्रिशिएट? तो FIIs जब इंडिया आ रहे तो उसने $1 दिया, 88 रुपीज मिला, बट नाउ डॉलर इज डेप्रिशिएटेड एंड रुपीज अप्रिशिएटेड। उन्होंने $1 इन्वेस्ट किया था पर उनको मिला 1.2 यानी 20% कमाया उन्होंने डॉलर टर्म्स में, जबकि इंडिया इक्विटी मार्केट में उन्होंने 10% कमाया था। Whenever dollar depreciates and rupee appreciates, you will have a huge chunk of foreign money wanting to invest in India. तो मैंने देखा यार किंगफिशर 90-100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, ये स्टॉक 50 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 11 रुपया हो गया। मैंने बोला यार कोई कंपनी आ जाएगी, यही तो मल्टी बैगर है। तो मैंने 11 रुपए के किंगफिशर, ऑलमोस्ट मेरे पास जितना पैसा था मैंने वो सब पैसा से किंगफिशर खरीद लिया था। आई एग्जिटेड एट 2.5 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओह माय गॉड! कौन से ऐसे चीज़ें जो आजकल के यूथ ओवरलुक कर रहे हैं व्हेन लेट्स से इन्वेस्टिंग, एंड हाउ कैन दे अवॉइड लाइक दीज मिस्टेक्स? आई थिंक द फर्स्ट मिस्टेक इज अज्यूमिंग, जैसे मैंने कहा कि वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो इसको अपन एकदम ऐसे पर्सनल फाइनेंस मास्टर क्लास जैसे रखेंगे एंड इसमें लाइक वील डिस्कस ऑल दी एसेट क्लासेस कि हर एक एसेट क्लास में कैसे पैसा कमाया जा सकता है। एंड आई थिंक नो पर्सन बेटर देन यू वुड बी एबल टू गाइड अस इन दिस पर्टिकुलर मैनर, होपफुली। सो यस। तो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। तो आपने मतलब आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी कब शुरू की थी एंड थोड़ा आपका बैकग्राउंड दे दो ताकि एवरीवन नोज दैट यू नो लाइक दे आर लिसनिंग टू लाइक द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। I'm 39 years old and I want to start with this क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। At 39 I have 21 years of work experience. Wow, so you started when you were 18? I started exactly when I was 18. मेरा पहला जॉब कॉल सेंटर में था, so I used to do night shifts and I was a telecaller. पहले जॉब में पहली सैलरी 7,000 रुपए थी, पर क्योंकि मैं एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट हम लोग का रोज का डिस्कशन है, राइट? एंड ये तो बड़ा क्लियर था कि 7,000 रुपया जिस दिन बैंक अकाउंट में हिट करेगा आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उससे ना घर चलने की जरूरत थी, ना मुझे मेरा पॉकेट मनी उससे निकालना था। तो मेरी पहली सैलरी 7,000 रुपया और पहला इन्वेस्टमेंट 6,000 की SIP। वाओ! तो तकरीबन 20-21 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा लास्ट जॉब एक्चुअली एक ट्रेजरी हेड रोल का था, एक लिस्टेड NBFC में, BSE पे लिस्टेड है, उसमें मैं ट्रेजरी हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। तो वहाँ से मुझे इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आया। पिछले 12-13 साल से 2 बिजनेसेस रन कर रहा हूँ। एक FP एड्यूटेक, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को ग्लोबल एग्जाम्स पे कोच करके, क्लियर करके प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं। सो टिपिकली वी ट्रेन पीपल टू क्लियर एग्जाम्स लाइक CFP, CFA, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंस साइड पे, और अकाउंटिंग साइड पे ACCA UK, CMA US, CPA US, राइट? तो इन एग्जाम्स पे कोच करके हम उनको प्लेसमेंट्स तक एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफर करने की कोशिश करते हैं। एंड आई रन अ वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। We are currently handling close to 2,500 crore rupees for ultra HNIs and global investors. Technically across all asset classes except cryptos. तो ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है ग्लोबली जो ट्रेड होता है जिसे हम ट्रैक और एडवाइज नहीं करते। वाह! थोड़ा सा बैकग्राउंड है। एंड क्या नाम है आपके फंड? क्या PMS है या क्या? नहीं, so we are a wealth management setup. We run it by the name called Credence Wealth. ओके, गॉट इट। एंड इसमें आपने बताया 7,000 रुपए की सैलरी में से आप 6,000 तो इन्वेस्ट ही करते थे, सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग Yes. जर्नी। तो
कैसे स्टार्ट किया था ना आपने वो 6,000 क्या मतलब स्टॉक्स में डाले थे, म्यूचुअल फंड्स में डाले थे, कैसे किया था नहीं, स्टार्ट? म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया था और आज वाइल मैं 20-21 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक्चुअल पैसा पिछले 12-13 साल से बना है। उसके पहले तो बहुत छोटा-छोटा पैसा आ रहा था। तो आज तकरीबन 13.5 लाख रुपए की एसआईपी करता हूँ वाओ! एंड पिछले 13 सालों में मेरे इन्वेस्टमेंट्स पे हमने तकरीबन 19.26% सीएजीआर बनाया है। वाओ! सो आप बोल रहे हो 19.26% आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट Yes. करके ही बनाया है। Yes. दैट इज़ फिनोमिनल। I think I keep telling this to a lot of Hmm. people that I meet कि investing is actually very simple. All you need is discipline. अगर आप इन्वेस्टिंग को सिंपल रखते हो और अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप बेस्ट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड फंड मैनेजर्स को आराम से बीट कर सकते हो। पब्लिक अननेसेसरी सोशल मीडिया पे इसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रही है, उतना डिफिकल्ट है ही नहीं। ऑल यू नीड इज लंबा टाइम होराइजन और इन्वेस्टर रहना है। एंड आप जो बता रहे हो सो योर एसआईपी इंक्रीज फ्रॉम 6,000 पर मंथ टू टुडे व्हिच इज 13.5 lakhs अ मंथ। Yes. सो दिस हैज बीन लाइक अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। कितना टाइम फ्रेम में हुआ है मतलब? जैसे मैंने कहा मैं इन्वेस्ट तो 20-21 साल से कर रहा हूँ, पर एक्चुअल पैसा जब मैं जॉब से निकल कर जब मैंने खुद से बिजनेस स्टार्ट किया, एक्चुअल पैसा तब से बन रहा है, तो तकरीबन 13 साल से पिछले। गॉट इट। एंड आपने आपकी जॉब कब छोड़ी थी? व्हिच ईयर? So exactly 13 years back from अच्छा, today. okay. So 13 years से आप ये Yes. दोनों businesses Yes. run कर रहे हो. And when you say you manage 2,500 crores, I assume ये 2,500 crores you are investing in different mutual funds for your clients? So except cryptos, we help investors invest across all asset classes. So give some examples. So let's say for example, we do direct equity for clients, we do small cases for clients, PMSs, AIFs, mutual funds, any other asset class in general that trades. We would, except for cryptos, we would do everything. I mean, we have clients who have global currencies and need global solutions. We have clients जिनको global real estate में invest करना है. We have clients जिनको as basic as FD का replacement चाहिए. We've been able to help everybody. Oh wow, that's lovely. So chalo, like let's discuss then the impact of a lot of things on these different asset classes. So equities हो गया, then like let's say gold हो गया, real estate हो गया, mutual funds में debt mutual funds, equity mutual funds हो गया. So like just to start off this conversation with, तो ऐसा क्या एक फैक्टर या तो एक दो फैक्टर्स है जो हर एक एसेट क्लासेस के प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं कि ओके ये एसेट क्लास आगे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एंड देन लेट्स delve deeper into each and every individual asset class? I think that's a very interesting question that you've started with. I'll tell you why. I'm a very firm believer in macro, right? आप देखिए FIIs किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करते तो सबसे पहले उस कंट्री का मैक्रो देखते हैं, राइट? फिर वो सेक्टर देखेंगे, फिर वो स्टॉक्स पे जाएंगे, उसको आप टॉप डाउन अप्रोच कहते हो। इंडिया में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो बॉटम अप करते हैं, क्योंकि वो बाहर इन्वेस्ट नहीं करते, उनको इंडिया का मैक्रो क्या है उससे लेना देना ही नहीं है। पर अगर आप एक मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हो, जहां पर आपको गोल्ड में भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फिक्स्ड इनकम में भी सही टाइम पे पैसा निवेश करना है, या अगर आपको करेंसी में भी पैसा निवेश करना है, या आपको इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको मैक्रो समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मैक्रो समझ पाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि शायद अब मुझे पैसा इक्विटी से निकालकर गोल्ड में डालना चाहिए, या गोल्ड से निकालकर फिक्स्ड इनकम में डालना चाहिए, या फिक्स्ड इनकम से निकालकर डॉलर में डालना चाहिए। अगर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप फॉलो करना चाहते हो तो आपको मैक्रो समझना जरूरी है। अब जब आप मैक्रो की बात करते हो तो मैं आपको एटलीस्ट 100 मैक्रो डेटा पॉइंट्स दे सकता हूं जिसकी वजह से ये एसेट क्लासेस मूव होते हैं, राइट? ट्रंप ने कुछ बोल दिया, चाइना में कुछ हो रहा है, इंडिया का जीडीपी ऊपर नीचे चला गया, फिस्कल डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व्स, ऐसे मैं आपको 100 मैक्रो डेटा पॉइंट्स दे सकता हूं जिसकी वजह से इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, फिक्स्ड इनकम एक्चुअल में अफेक्ट होता है। बट एज ए रिटेल इन्वेस्टर, ओके, क्या आप ये 100 मैक्रो डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करके सेंस बना पाओगे कि गोल्ड में पैसा आज डालूं कि कल डालूं? मुझे नहीं लगता। नहीं। तो अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू हमें मैक्रो इन्वेस्टर्स को हेल्प करना है एक मल्टी एसेट मैनेजर या मल्टी एसेट इन्वेस्टर बनने के लिए, तो उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है सिर्फ आप एक ही डेटा पॉइंट देखो
और उस डेटा पॉइंट से आप हर एक एसेट क्लास का मूवमेंट कोरिलेट कर पाओगे. बिफोर आई स्टार्ट, अ लॉट ऑफ पीपल विल बिलीव कि यार ये इतना आसान नहीं है जितना मैं कह रहा हूं. तो मैं आपको एक थोड़ा सा लेट्स टेक अ स्टेप बैक. हु डिसाइड्स लार्जली macros in a country? Okay, I think the largest decision maker of macros in the country is the central bank of any country, right? देखो, गवर्नमेंट जो भी करता है और गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी मैक्रोज है ना, वो तो आउटपुट है गवर्नमेंट क्या करता है उसका. गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है कि ये मैक्रो पे मुझे फोकस करना है तो मैं अब स्ट्रेटेजीज इस तरीके से बनाऊंगा. पर सेंट्रल बैंक उस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि मुझे चाहिए इन्फ्लेशन इस डायरेक्शन में जाए तो मैं ये करूंगा, या मुझे चाहिए इंटरेस्ट रेट्स ये डायरेक्शन में जाए तो मैं ये करूंगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको मैक्रोस समझना है ना, तो आपको सेंट्रल बैंक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स एक डिसीजन लेते क्योंकि उनको चाहिए कि एक मैक्रो किसी एक डायरेक्शन में जाए. अब किसी भी सेंट्रल बैंक को आप ग्लोबली सुन लीजिए. ओके, अगर उनको पूछेंगे कि आपका मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया क्या है एज अ पॉलिसी मेकर, एंड आई कैन गारंटी यू 10 out of 10 central banks that you hear talking, they will say their focus area is inflation. Okay, which means अगर आपके कंट्रीज के मैक्रोज आपकी सेंट्रल बैंक के डिसीजन पे डिपेंड करते हैं, और सेंट्रल बैंक ये कह रहा है कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जॉब रोल इन्फ्लेशन है, तो सिर्फ आप एक ही मैक्रो पे फोकस कीजिए, इन्फ्लेशन, और आप इन सब एसेट क्लासेस को कैसे कोरिलेशन बैठता है और कैसे एक इन्फ्लेशन की वजह से कौन सा एसेट क्लास किधर मूव होगा, ये आप एक्चुअली डिटरमाइन कर पाओगे. सो द पॉइंट दैट आई वांट टू से इज, व्हाइल देयर आर 100 मैक्रोस, ओके, आपको सिर्फ एक मैक्रो पे फोकस करना है, इन्फ्लेशन. एंड आई कैन टेल यू इन नेक्स्ट 20 मिनट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ कैसे इन्फ्लेशन पे फोकस करके आपको ये पता चल गया कि गोल्ड क्यों मूव हो रहा है, या इक्विटी किधर जाएगा, या फिक्स इनकम किधर जाएगा. तो आप बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन के थ्रू आई कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम, Largely yes. गोल्ड. Wow. Largely yes. Okay. Let me explain why. Sure. Okay. Let's talk about one of the situations के इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो क्या होगा. Okay. अब let's take a step back. लोगों को ये तो पता है कि इन्फ्लेशन क्या है. इन्फ्लेशन इज राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज. यानी आप कोई भी एक चीज 10 रुपए की खरीद रहे थे, राइट, अब वो 12 रुपया हो गया तो आप बोलोगे इन्फ्लेशन हो गया. बट माई क्वेश्चन इज, इन्फ्लेशन क्यों होता है? आप किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट को पूछोगे कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, हमें यह सिखाया गया है या बताया गया है कि इन्फ्लेशन इसलिए होता है कि डिमांड सप्लाई में गैप आ गया. किसी भी एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया पर उसकी सप्लाई कम है, तो उस वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा. बट आई वांट टू टेक अ स्टेप बैक एंड एक्सप्लेन पीपल द सेम कॉन्सेप्ट स्लाइटली डिफरेंटली. लेट्स से एक ही लैपटॉप है, 100 लोग हैं, 100 लोगों को इस लैपटॉप को खरीदना है, पर लैपटॉप एक ही है. नाउ हैव वी क्रिएटेड अ डिमांड सप्लाई सिचुएशन? वी हैव. 100 लोग हैं जिनको ये लैपटॉप खरीदना है, एक ही लैपटॉप अवेलेबल है, तो अब हम कह रहे हैं कि ये 50,000 का लैपटॉप सडनली 60,000 में बिकने लगेगा, क्योंकि पीपल विल बी विलिंग टू पे हायर मनीज, क्योंकि सप्लाई एक ही और 100 लोगों को चाहिए. पर इसी सिचुएशन में अगर मैं आपको कहूं कि 100 लोग हैं, एक ही लैपटॉप है, पर किसी के भी पास पैसा नहीं है, विल द प्राइस ऑफ द लैपटॉप गो अप? द आंसर इज नो, राइट? ऑफ कोर्स देयर कैन बी एन आर्गुमेंट, तो डिमांड ही नहीं होगा, बट डिमांड क्रिएट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. बट लुक एट दिस सिचुएशन, एक ही लैपटॉप है, 100 लोग खरीदना चाहते हैं पर इनके पास पैसा नहीं है. क्या लैपटॉप का प्राइस ऊपर जाएगा? टेक्निकली नो. इसका मतलब कि डिमांड सप्लाई में गैप होने के बावजूद प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है. तो इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन होने का एक कारण यह है कि डिमांड सप्लाई में गैप है, दूसरा कारण यह है कि मार्केट में लिक्विडिटी है. डिमांड सप्लाई अकेला मार्केट में इन्फ्लेशन को ड्राइव नहीं कर पाएगा. डिमांड सप्लाई के साथ आपको लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में प्राइसेस को ऊपर जाने के लिए. ठीक है? अब
एज अ सेंट्रल बैंक अगर आपका काम यह है कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, और अब आपको यह भी पता है कि डिमांड सप्लाई और लिक्विडिटी ये दोनों की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तो आप इन दोनों को टैकल करने की कोशिश करेंगे। अब एज आरबीआई कैन यू डू एनीथिंग विद डिमांड एंड सप्लाई? टेक्निकली नो। आप वो 100 लोगों के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि यार सप्लाई कम है, प्लीज डोंट शो मोर इंटरेस्ट टू बाई। आप मैन्युफैक्चरर के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि सप्लाई बहुत कम है, क्या कर रहा है यार, प्रोड्यूस कर ज्यादा। ये आप नहीं कर सकते एज आरबीआई। एज आरबीआई तो आपको दूसरे डेटा पॉइंट पे इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो है लिक्विडिटी। तो एज आरबीआई अगर आप लिक्विडिटी मार्केट में कम कर दे तो ऑटोमेटिकली ये डिमांड सप्लाई होने के बावजूद भी इंपैक्ट कम पड़ेगा। तो आप लिक्विडिटी कम करने के लिए क्या करते हो एज आरबीआई? आप लिक्विडिटी कम करने के लिए व्हाट यू डू इज आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हो। ओके, क्यों? टुडे वी आर अ कंज्यूमर इकोनॉमी। आज एक डेनिम भी लेने जाओगे आपको नो ईएमआई फॉर 12 मंथ्स में मिलता है, राइट? एवरीथिंग नाउ is going to get driven or is getting driven by providing you loans और EMIs कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। घर से लेकर एक डेनिम तक हर चीज पे EMI मिलता है, राइट? इसका मतलब आप कह रहे हो कि डिमांड इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि पैसा इजीली अवेलेबल है आपके लिए। पर अगर मैं पैसा इजीली अवेलेबल ना करूं आपके लिए तो क्या आपकी डिमांड क्रिएशन कम हो जाएगी? प्रोबेबली यस। नाउ लुक एट इट दिस वे। अगर मैं 2 करोड़ की लोन लेना चाहता हूं, ठीक है, 8.5% का रेट है, 20 साल का लोन ले रहा हूं, राइट? 1,70,000 रुपए की ईएमआई हो जाएगी। ओके, पर अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में 1% से बढ़ जाएगा तो मेरी ईएमआई रफली 25 से 30,000 रुपए से बढ़ जाएगी। ना माय क्वेश्चन इज, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, राइट, और आपकी ईएमआई 25 से 30,000 रुपए से बढ़ जाएगी, क्या आप उतनी ही तेजी से कंज्यूम करने की कोशिश करोगे? आंसर इज नो। डिमांड कम हो जाएगी, राइट? तो आरबीआई को भी यह समझता है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करना है तो डिमांड सप्लाई मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ लिक्विडिटी है। तो अगर मुझे इन्फ्लेशन को कम करना है तो मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा या लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी मार्केट में। इसलिए यू विल ऑब्जर्व ऑलवेज व्हेनेवर इन्फ्लेशन गोज अप, द फर्स्ट थिंग दैट आरबीआई डज इज वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, रेपो, राइट? अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, राइट, यू विल सडनली स्टार्ट सीइंग दैट इट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इक्विटीज मार्केट। एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई डू आई से दिस। ओके, लेट्स ब्रेक इक्विटी मार्केट्स इनटू 2 सेगमेंट्स। फर्स्ट सेगमेंट डिमांड वाला मार्केट, राइट? मान लीजिए आपका ईएमआई कॉस्ट 20, 25, 30,000 रुपए से बढ़ गया। क्या आप उतनी तेजी से घर खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। So what should happen to stocks or real estate companies that are listed on the markets? It'll go down. It'll go down. अब रियल एस्टेट की डिमांड कम हो जाएगी तो what should happen to everything that is related to real estate, right? Let's say fans, Cement. let's say cement, let's say steel, right? उनकी भी डिमांड पे तो इम्पैक्ट आएगा ना। स्टॉक शुड फॉल, राइट? लेट्स से similar example is also on auto. All of us buy today automobile on EMIs. अगर आपकी EMI एक्सपेंसिव हो जाएगी तो आपका ऑटो का भी कंजम्पशन गिरना चाहिए। So what should happen to auto stocks? It'll go down. It'll go down. What should happen to ancillaries? Tires and all of that नीचे जाएगा वो। should go down, right? So we are saying जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कंजम्पशन हिट हो जाता है। तो कंजम्पशन लेड जो स्टॉक्स है और उनके एंसिलरीज वो स्टॉक्स पे इंपैक्ट आ जाते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट्स गिर जाते हैं, राइट? लेट्स से अब कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट होगा? लेट्स टॉक अबाउट वर्ली सीलिंग, ओके? Because we are in Bombay and hence this example. Now all of us have gone through the worldly ceiling at some point in time in our travel journey in Bombay, right? And I keep asking this question to a lot of people. आपको पता है वर्ली सीलिंग किसने बनाया है, right? Most people don't know. और if I say कितना पैसा लगा वर्ली सीलिंग बनाने के लिए, right? 1600 करोड़ रुपया लगा था वर्ली सीलिंग को बनाने के लिए। Now if my question to you is ये पैसा किसने दिया? 9 out of 10 people will say government ने दिया. But these projects don't work like this.
पीपीपी था ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। करेक्ट। सो द वे दिस वर्क्स इज कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेट्स से एचसीसी, या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको मार्केट से 1600 करोड़ रुपया रेस करना पड़ेगा और फिर उसे ये ब्रिज बनाना पड़ेगा और अगले 20-25 सालों तक जितना भी टोल कलेक्ट होगा वो एचसीसी का इनकम है। दैट्स हाउ दीज बिजनेस मॉडल्स वर्क। नाउ लुक एट इट दिस वे। एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आपने 1600 करोड़ मार्केट से उठाया, वर्ल्डली सीलिंग बनाया और अब इंटरेस्ट रेट्स 1% से ऊपर हो गए तो आपकी ईएमआई कॉस्ट बढ़ गई, राइट? आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ गया। अब आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ गया, पर क्या उसकी वजह से आप क्या टोल इतनी आसानी से बढ़ा पाओगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग? द आंसर इज एक्चुअली नो, राइट? सो योर कॉस्ट हैव गॉन अप, योर इनकम इज स्टिल द सेम. व्हाट शुड हैपन टू योर स्टॉक प्राइस? It'll go down. It'll go down, right? So look at all of these companies like power companies, infrastructure companies. All of these guys are debt heavy, right? They are servicing debt. Their income does not go up, but their expenses goes up when interest rates go up. Stocks will fall. So there is a large section of stocks which actually ends up falling because interest rates have gone up. Right? Of course, there are some sectors which don't fall. Right? Let's say, for example, you will see an FMCG not fall. Theoretically, assuming everything else is constant, you will typically see an IT company not fall. Will banking increase because उनके लिए तो फायदा होगा ना, इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ गए तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन will improve, right? Very good. Now there is a fine balance. And why do I say this? आपका एंटिसिपेशन स्टॉक को लेकर क्या है, उसके बेसिस पे ये पूरा सिचुएशन डिपेंड करता है. व्हाट डू आई मीन? व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप, राइट, ऑफ कोर्स उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऊपर जाएगा विद एन अजम्पशन कि आप महंगा लोन दोगे, पर आपका इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रहा है. योर डिपॉजिट कॉस्ट विल ऑल्सो गो अप, राइट? सो थियोरेटिकली यू आर करेक्ट दैट योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स विल एक्चुअली गो अप, but the reality may be very different unless you are not able to control your input cost, right? So you will have to understand it in that context when you are trying to evaluate a banking stock. But theoretically, yes, the NIMs will go up, right? So coming back to what I was saying. So let's say an FMCG, an IT or a pharma, everything else kept constant, may not get impacted, right? Why? Most of these companies are falling because of two reasons. या तो उनका डिमांड गिर गया, या तो उनके पास इतना डेट सर्विस करने के लिए था कि एक्सपेंसेस वेंट अप. एफएमसीजी में वो दोनों में से कुछ नहीं होगा. ना ये डेट हैवी कंपनीज है, ना उनकी डिमांड गिर रही है, राइट? यू एंड आई डोंट स्टॉप बेथिंग और रिड्यूस द नंबर ऑफ डेज वी बेथ क्योंकि सोप महंगा हो गया है. वी डोंट डू दैट, राइट? तो उनके डिमांड पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, ना उनके पास डेट सर्विस करने के लिए है. तो स्टॉक ऊपर क्यों जाएगा? एवरीथिंग एल्स केप्ट कांस्टेंट. बिकॉज एज मनी मैनेजर्स, जब आपको पता है कि एक रियल एस्टेट स्टॉक गिरने वाला है, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है जो गिरने वाला है, ऑटो स्टॉक्स गिरने वाला है, तो आप अगर वहां से पैसा निकालोगे तो कहीं तो पार्क करना पड़ेगा. सो सेक्टर रोटेशन स्टार्ट्स प्लेइंग आउट, सो दैट मनी स्टार्ट्स कमिंग टू एफएमसीजी, अज्यूमिंग के बॉस चल इससे इस कंपनी का कोई फायदा नहीं होने वाला है पर नुकसान भी नहीं है. सो इफ आई हैव टू पार्क मनी समवेयर, लेट मी पार्क इट इन एफएमसीजी, क्योंकि एटलीस्ट उसका डिमांड तो नहीं गिरेगा या सेल्स तो नहीं गिरने वाले. सो सेक्टर रोटेशन स्टार्ट्स एडिंग वैल्यू टू एफएमसीजी. नाउ व्हाई डज आईटी और फार्मा एक्चुअली गो अप? इसका एक्चुअल रीजन इज डॉलर. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई डू आई से दिस. सो आई विल गिव यू 2-3 reasons why in this situation dollar actually will start moving up. So let's say first, very basic example, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर मैं 10 रुपए में पहले एक चॉकलेट खरीद पा रहा था और अब वो 12 रुपया हो गया, इन्फ्लेशन का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ माई रुपीज गॉन डाउन. तो 10 रुपए में जो मैं चॉकलेट खरीद पा रहा था, अब वो चॉकलेट 10 रुपए में नहीं मिल रहा है. इसका मतलब मेरे करेंसी की वैल्यू गिर गई है. अब मुझे 12 रुपया देना पड़ेगा उस चॉकलेट को खरीदने के लिए. सो when we say inflation has gone up, invariably we are saying that the value of rupee has gone down. Correct? अभी क्योंकि रुपी डॉलर के साथ पेग्ड है, अगर रुपी गिरेगा तो डॉलर ऊपर जाएगा. पेग्ड है मतलब? पेग्ड है मतलब you always
you always talk about the value of rupee versus the dollar. So you say $1 is 85 rupees, right? तो अगर रूपी गिर रहा है तो डॉलर ऑटोमेटिकली ऊपर गया, right? That's one logic. I will give you another slightly more practical logic. अब देखिए, FIIs have a huge participation in the Indian stock market. Okay? तो FIIs को भी समझ रहा है कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाने वाला है तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे और स्टॉक मार्केट प्रीडोमिनेंटली गिरना चाहिए, एवरीथिंग एल्स केप्ट कांस्टेंट. ओके, तो वो थोड़ी मार्केट्स में बने रहेंगे. दे आर फास्ट मनी, वो तो आते भी जल्दी है, जाते भी जल्दी है. तो अगर उनको लग रहा है कि मार्केट्स गिरने वाले तो वो बेचकर निकलने की कोशिश करेंगे. तो एज एन FII जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बेचते हो कोई भी स्टॉक, तो आपको रुपी मिलता है. अब आप रुपी तो थोड़ी US लेके जाओगे वापस, तो आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हो. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट मीन्स कि आपने रुपी बेचा, डॉलर खरीदा और आप डॉलर वापस लेके जाओगे. तो ये FIIs भी डॉलर की डिमांड क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जितना ज्यादा स्टॉक बेचेंगे उतना ज्यादा रुपी आएगा उनके पास, जितना ज्यादा रुपी बेचेंगे उतना ज्यादा डॉलर खरीदेंगे, उसकी वजह से भी डॉलर ऊपर जाता है. विच इज वाई यू विल सी दैट इन इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, equity markets going down situation, dollar turns out to do much better. Okay, now as an IT company or as a pharma company, largely आपका business is exports और आपको पैसा डॉलर में मिलता है. तो एज एन IT कंपनी मान लो मैंने आपको 6 महीने पहले $1 का कोड दिया था एक सर्विस आउटसोर्स करने के लिए, और तब $1 ₹80 था. तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जब $1 मुझे पे करोगे तो मुझे ₹80 मिलेगा. पर आज क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया, $1 80 की जगह पे 85 हो गया, तो आप मुझे उस सर्विस का $1 दे रहे हो, पर मुझे 80 की जगह पे 85 मिल रहा है. फार्मा और IT दोनों को ये एडवांटेज है क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स लेड है, राइट? सो ये 2-3 सेक्टर्स है जो टिपिकली अच्छा करते हैं. ऑफ कोर्स इट मे नॉट प्ले आउट एवरी टाइम, क्योंकि कुछ चीजें उस सेक्टर पे उस टाइम पे शायद चल रही है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है. आई एम सेइंग एवरीथिंग एल्स केप्ट कांस्टेंट, टिपिकली दिस इज हाउ इट विल वर्क, राइट? नाउ यू विल आल्सो सी, like we discussed that rupee will go down, you will also see gold go up in a situation like this. अब गोल्ड क्यों ऊपर जाता है? So I'll give you theory, I'll give you practicality. थियरी में गोल्ड क्यों ऊपर जाएगा? गोल्ड इसलिए ऊपर जाएगा क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि in general all of us know gold is an inflation hedge. जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है पैसा गोल्ड में पार्क हो जाता है, राइट? तो दिस इज द केस दैट वी आर स्टडीइंग, राइट? कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाना चाहिए. लेट मी गिव यू मेनी मोर एग्जांपल्स. द सेकेंड एग्जाम्पल इज इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो हम बोल रहे हैं इक्विटी मार्केट्स गिरेंगे. अब आप अगर एक मल्टी एसेट इन्वेस्टर हो और इक्विटी गिर रहा है, राइट, तो जरूरी थोड़ी है कि आप इक्विटी में पैसा डालोगे. तो यू आर नाउ लुकिंग एट ऑप्शंस आउटसाइड ऑफ इक्विटी. तो सेफ हेवन बाइंग जो हम कहते हैं जब मार्केट्स गिरते हैं, तो वो पैसा भी निकल कर गोल्ड में लगता है, इसलिए गोल्ड ऊपर जा रहा है. बट आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ऑन व्हाई गोल्ड एक्चुअली गोज अप outside of these two data points, which is again dollar. मान लो 1 ounce of gold $1 का है इंटरनेशनली, और $1 80 रुपीज है. आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो, तो आपने 1 ounce ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया तो आपको $1 लगा, पर आपका इंडिया में लैंडिंग कॉस्ट 80 रुपीज हुआ. अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही आपका गोल्ड पड़ा हुआ है, पर इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर बढ़ा, ठीक है? और डॉलर की वजह से अब क्या हुआ? इंटरनेशनली 1 ounce ऑफ गोल्ड आज भी $1 है, पर $1 85 है. तो आपका इंडिया में गोल्ड ₹80 वाला ऑटोमेटिकली 85 हो गया. विच इज वाई वेन एवर रूपी डेप्रिशिएट्स और डॉलर अप्रिशिएट, इट बेनिफिट्स गोल्ड. आपका लैंडिंग कॉस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, दिस फाइनेंशियल ईयर from 1st of April, gold is up 21% in dollar terms, but in rupee terms, gold is up only 14%. क्यों? क्योंकि इसका उल्टा हो रहा है.
डॉलर नीचे जा रहे हैं और रुपी ऊपर जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, राइट? एंड आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑन दैट. एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस टू फिक्स्ड इनकम. फिक्स्ड इनकम ऑल्सो फॉल्स. क्यों? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. बॉन्ड्स स्टॉक्स की तरह ट्रेड करते हैं मार्केट में. तो जैसे आपका स्टॉक ऊपर नीचे जाता है वैसे आपका बॉन्ड ऊपर नीचे जा रहा है. अब आपको यह समझता है कि स्टॉक क्यों ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि ये जनरली डिस्कस टॉपिक है. पर बॉन्ड भी 100 रुपए का बॉन्ड कभी 105 हो जाता है, कभी 95 हो जाता है. क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है इंटरेस्ट रेट्स, राइट? तो पहले आपको मैं थियरी बता देता हूं. इंटरेस्ट रेट्स जब भी ऊपर जाते हैं 100 रुपए का बॉन्ड गिर के 95 हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट्स जब भी नीचे जाते हैं 100 रुपए का बॉन्ड 105 हो जाएगा. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्यों? मान लो एक एफडी है, 5 साल की एफडी 7% रिटर्न दे रही है. हाइपोथेटिकली अज्यूम करो ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रही है. आपने 100 रुपया लगा दिया, 7 रुपया एफडी ने आपको गारंटी कर दिया, हर साल 7 रुपया देगा और मैच्योरिटी पे 100 रुपया वापस कर देगा. 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में बढ़ जाते हैं. सेम बैंक की सेम 5 साल की एफडी मान लो अब 8% में मिल रही है. अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको 100 रुपया नया लगाना है. दो ऑप्शन है. बैंक में सेम बैंक की सेम 5 साल की एफडी 8% दे रही है, पर आपका पुराना बॉन्ड जो लिस्टेड है वो 7% दे रहा है. कहां पैसा लगाओगे? 8%. सो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस इज 7% वाले बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है. पब्लिक वहां से पैसा निकालकर 8% वाले बॉन्ड में डालने की कोशिश करती है. 8% एफडी. 8% एफडी. तो क्या होगा? उस बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी, 100 रुपए से 95 हो जाएगी, क्योंकि सब अब उसे बेच रहे हैं. सो व्हाट हैपेंड? जब आपके इंटरेस्ट रेट 7% से 8% गए तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू 100 से 95 हो गई. और इसका इनवर्स भी उतना ही ट्रू है. मान लो आपने 7% वाले बॉन्ड में पैसा लगाया है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गए, नई एफडी 6% है. ओके, अब आपको नया 100 रुपया लगाना है. आपके पास दो ऑप्शन है. 7% में एफडी मार्केट में मिल रही है लिस्टेड, और 6% में बॉन्ड एफडी बैंक दे रहा है. कहां डालोगे? 7% में. तो क्योंकि सब 7% वाला बॉन्ड लेने की कोशिश करते हैं, वो 100 रुपए वाला बॉन्ड 105 हो जाता है. तो जैसे इंटरेस्ट रेट 7 से 6 हुआ, आपके बॉन्ड का प्राइस 100 से 105 हो गया. दे आर इनवर्सली कोरिलेटेड. इसीलिए इस एग्जाम्पल में जब इन्फ्लेशन ऊपर गया और इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, आपके लिस्टेड बॉन्ड्स एक्चुअली मार्केट में गिरने लगेंगे. 9 out of 10 times एवरीथिंग एल्स केप्ट कांस्टेंट, मार्केट्स ऐसे ही मूव होंगे. आप इसमें से एक भी एरो चेंज कर दो, बाकी सब एरोस चेंज हो जाएंगे. ये आपका नया आंसर है. लेट मी एक्सप्लेन व्हाई. मान लो अब इंटरेस्ट रेट्स, मान लो अब इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है. अब इन्फ्लेशन अगर नीचे जा रहा है तो आरबीआई सोचेगा कि यार ग्रोथ पे फोकस करता हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने लायक तो कुछ है ही नहीं, तो मैं मार्केट को लिक्विडिटी दे देता हूं जिससे ग्रोथ बेनिफिट होगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आरबीआई डज इज इंटरेस्ट रेट कम कर देता है. जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम हुए आपके, राइट, आपको वही घर वाला लोन सस्ता हो गया, गाड़ी वाला लोन सस्ता हो गया, ऑटोमेटिकली यू विल टेक मोर लोन्स एंड कंजम्पशन विल गो अप. ऑटोमेटिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर कंपनीज जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी लोन्स थी, उनकी डेट सर्विसिंग कम हो जाएगा, स्टॉक्स विल गो अप. अब आप पूछोगे कि तो एफएमसीजी क्यों गिरेगा? क्योंकि उसका तो ना डिमांड कम हो रहा है ना और कोई इंपैक्ट है. पर इंटरेस्ट रेट्स गिरने से उसके डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं कि उसका डिमांड ऊपर जा रहा है, पर दूसरे बहुत सारे सेक्टर्स है जिसका डिमांड बढ़ने वाला है, तो पैसा वापस रोटेट हो जाता है एफएमसीजी से यहां, राइट. इन्फ्लेशन गिरना का मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, राइट. उसका मतलब डॉलर गिर रहा है. अब डॉलर गिरेगा तो आईटी और फार्मा को लॉस होगा. तो वो $1 की जब पेमेंट आएगी, वो एक्सपेक्ट कर रहा था 80, पर अब आएगा 75, तो वो स्टॉक्स गिरने चाहिए, राइट. सेम स्टोरी. एक एरो आप चेंज कर दो, बाकी सब एरोस चेंज हो जाएंगे. दिस इज हाउ just looking at inflation, one single data point, it can give you an understanding कि बॉस इक्विटी चलेगा, फिक्स्ड इनकम चलेगा, गोल्ड चलेगा, करेंसी चलेगा, और मुझे कहां पैसा लगाना चाहिए.
ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। इस पे तो काफी सवाल है मेरे अभी। श्योर तो अभी सबसे पहले एक बात बता, तो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो आप बोल रहे हो डॉलर इंक्रीज होगा, बट आई ऑल्सो लाइक रेड समवेयर एंड एक कंफ्यूजन ये है मेरा कि अगर सपोज इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए, won't it become attractive for FIIs to invest in India because they might now get a better return and उसकी वजह से rupee will appreciate and dollar will depreciate? वेरी गुड सो दिस रिटर्न व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज अप दे विल गेट हायर रिटर्न योर क्वेश्चन इज फिक्स्ड इनकम आप कह रहे हो कि वो इंडिया फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा करेक्ट वेरी गुड सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर लिमिट्स सेट by RBI or how much foreign investors can actually invest in India, which is why this is a very capped market, right? तो उतना ज्यादा पैसा in spite of interest डेवलप होने के बावजूद भी इंडिया में नहीं आ सकता. It's a very controlled ecosystem, right? क्योंकि अगर आप अपना फिक्स्ड इनकम मार्केट ओपन कर दोगे FIIs के लिए, तो उनके लिए तो नो ब्रेनर है कि अगर एक सॉवरेन गारंटी वाला प्रोडक्ट आपको 7.5-8% दे रहा है तो सब पैसा इधर ही डालो, बाहर कहीं और क्यों डालना है आपको, राइट? एंड दैट मनी विल नॉट फ्लो इनटू एक्विटीज मार्केट, एंड विच इज व्हाई इंडिया फिक्स्ड इनकम मार्केट कैप्स हाउ मच मनी FIIs कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन इंडिया. गॉट इट. सो इसमें लॉजिक हियर इज कि एक्विटीज नीचे जाएगा, तो दैट्स व्हाई FIIs के लिए अट्रैक्टिव वुड बी अदर कंट्रीज एंड नॉट इंडिया, and that's why डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा because then they'll pull out money from the Indian equities market. तो मैं आपको इसे थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं. Let's look at the reverse of this to understand this. It is always said that whenever rupee appreciates, यानी इसका अलग एग्जांपल ले रहा हूं, या डॉलर डेप्रिशिएट्स, FIIs को बहुत फायदा होता है, वो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाते हैं. आप लेटली ये बहुत कॉमेंट्री सुनोगे कि FIIs क्यों वापस आएंगे. FIIs इसलिए वापस आएंगे कि डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी अप्रिशिएट हो रहा है. क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड. $1 ₹88 से, तो FIIs जब इंडिया आ रहे तो उसने $1 दिया, ₹88 मिला. उसने ₹88 का एक स्टॉक खरीद लिया मानो, ओके. अब उस पे उसे 10% का प्रॉफिट हो गया, ओके. तो FIIs ने जब वो बेचा तो 10% के प्रॉफिट के हिसाब से FIIs को रफली लेट्स से ₹96 वापस मिले, ओके. इज माय मैथ करेक्ट? या 97 करेक्ट. ₹97 वापस मिले, राइट? अब ₹97 वापस मिले, अब उनको ये पैसा वापस लेके जाना है, तो ये रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे. बट नाउ डॉलर इज डेप्रिशिएटेड एंड रुपीज अप्रिशिएटेड. सो $1 विच वॉज 88 बट नाउ इट हैज बिकम $1 एज 80. ठीक है. तो अब ₹96 जब वो वापस करेगा तो उसको कितने डॉलर्स मिलेंगे, राइट? दे विल रिसीव $1.3, 1.2 डॉलर्स, राइट? नाउ $1.2 मीन्स कि उन्होंने $1 इन्वेस्ट किया था, पर उनको मिला 1.2, यानी 20% कमाया उन्होंने डॉलर टर्म्स में. करेक्ट. जबकि इंडिया इक्विटी मार्केट में उन्होंने 10% कमाया था, राइट? विच इज वाई whenever dollar depreciates and rupee appreciates, you will have a huge chunk of foreign money wanting to invest in India. समझ गया. Yeah, I think crystal clear now. तो अभी एक काम करते हैं, let's do some interesting thing. तो एक एक एसेट क्लास पे आपके व्यू पॉइंट्स जानने कि व्हाट डू यू थिंक कि हर एक एसेट क्लास का अभी क्या इम्पैक्ट होगा और मे बी वेयर इट इज हेडेड. सो गोल्ड सबसे जो हॉट टॉपिक है, तो पहले आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने जो बताया डॉलर टर्म्स में गोल्ड रोज 21% एंड रुपी टर्म्स में 14%. ये रैली का रीजन क्या था, एंड वेयर डू यू सी गोल्ड की गोल्ड के साथ अभी क्या होगा इन द नेक्स्ट मे बी 6 months और 1 year? सो आई विल टेल यू, मेरे हिसाब से गोल्ड एक्चुअली बढ़ना चालू हुआ नॉट जस्ट द लास्ट 3-6 months, पर ये रैली का मेजर इंपैक्ट इन माय ओपिनियन इज द रशिया यूक्रेन वॉर, ओके. इट इज सिंस द रशिया यूक्रेन वॉर दैट यू आर सीइंग दिस हैपन टू गोल्ड, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई, ओके. जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, इट वाज यूएस हु वांटेड रशिया टू बैक आउट, बट रशिया सेड कि मैं बैकआउट नहीं होऊंगा. इसके बाद यूएस ने जो किया इज द रीजन व्हाई यू सॉ गोल्ड रैली सो मच. यूएस ने क्या किया? यूएस ने सैंक्शंस डाल दिए रशिया पर. अब सैंक्शन क्या होते हैं?
सैंक्शन का मतलब है यूएस ने कहा रशिया को कि तुम्हारे जो 420 बिलियन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट इट्स क्लोज टू दिस, 420 बिलियन की जो यूएस फिक्स्ड इनकम या यूएस बॉन्ड्स या यूएस ट्रेजरी बिल्स में जो इन्वेस्टमेंट है उसे मैं वापस नहीं करूंगा. ओके, नाउ लेट्स टेक अ स्टेप बैक. रशिया ने क्यों 420 बिलियन डॉलर यूएस के ट्रेजरी में इन्वेस्ट किए थे? सो द बैकग्राउंड इज वर्ल्ड का क्लोज टू 83-84% ट्रेड हैपेंस इन डॉलर्स, राइट? तो आज अगर कोई रैंडम कंट्रीज, दो रैंडम कंट्रीज भी जिनका दोनों का करेंसी डॉलर नहीं है, ट्रेड करना चाहती है, वो भी एक दूसरे से खरीदती बेचती डॉलर में, राइट? विच मीन्स हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास डॉलर होना जरूरी है अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. इसीलिए डॉलर को रिजर्व करेंसी कहा जाता है, राइट? सो लेट्स से इंडिया सेज कि मेरे पास $650 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व्स है, राइट? उसमें से $600 बिलियन विल बी यूएस फॉरेक्स रिजर्व्स. नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या ये फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब ये है कि आरबीआई के बैंक अकाउंट में पड़ा है? नो, ये $600 बिलियन इज इन्वेस्टेड इन यूएस ट्रेजरी बिल्स. कि वो $600 बिलियन पे 4% मिले तो सही. सो व्हाट एम आई सेइंग इज, क्योंकि वर्ल्ड का 80+% ट्रेड डॉलर में होता है, हर सेंट्रल बैंक के पास डॉलर रिजर्व्स होना जरूरी है, कंपलसरी है इन दैट सेंस. पर वो डॉलर रिजर्व का मतलब ये नहीं क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है. डॉलर रिजर्व का मतलब है कि वो यूएस के बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट करके रखते हैं. सो नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, वैसे ही रशिया के पास कुछ $450 बिलियन का यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट था. बिकॉज यूएस वांटेड कि रशिया नॉट टू गो अहेड विद द वॉर एंड रशिया डिड नॉट अग्री, यूएस सेड कि ये जो तुमने मेरे ट्रेजरी बिल्स में पैसा डाल के रखा है, जो आई हैव टू गिव यू बैक विथ इंटरेस्ट, नहीं दूंगा. सैंक्शंस. यूएस एक्चुअली डिड नॉट पे द 420 और $450 बिलियन जो रशिया सेंट्रल बैंक ने यूएस ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किए हुए थे. ओके, नाउ दिस वाज अ बिग अलार्म फॉर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि दिस क्लियरली सेज कि आपने यूएस को इतना पावर देके रखा है एज अ रिजर्व करेंसी, और जिसकी वजह से आप उसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कि कल उठ के यूएस डिसाइड करेगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा, राइट? That was the first trigger for central banks globally to de-dollarize. जो आज हम ये टर्म सुनते हैं, de-dollarize का मतलब क्या है? डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करो, राइट? अब डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, राइट? तो आप कहोगे कि मैं चाइनीज युआन में ट्रेड करूंगा, मैं यूरो में ट्रेड करूंगा, मैं पाउंड में ट्रेड करूंगा, मैं स्विस फ्रैंक में ट्रेड करूंगा. जस्ट सो दैट यू नो, ये चारों पांचों करेंसी जो हमें लगता है कि यूएस के बाद सबसे पॉपुलर करेंसीज है, उनका वर्ल्ड ट्रेड या करेंसी रिजर्व इज लेस देन 2% ग्लोबली. आप डॉलर को इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते. सो द ओनली थिंग दैट यू कैन यूज टू de-dollarize is to do what happened in the past, is gold, right? पहले गोल्ड वॉज द मेजर बाटर, राइट? कि आपके पास जितना गोल्ड होगा उतना ही आप करेंसी प्रिंट कर पाओगे, एंड दो स्टोरीज. विच इज वाई आप देखिए पिछले 24 महीनों में इट इज एक्चुअली द सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली हुज बॉट गोल्ड, राइट? एंड यू लुक एट देयर डॉलर रिजर्व्स ओवर द लास्ट 24 months that have come down, and it is actually the central banks who've driven the gold prices globally. पिछले 24 महीनों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 या 2 ही महीना ऐसा है जहां सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड की बाइंग नहीं की है. चाइना एंड इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट. सो इट इज देम हुज ड्राइविंग गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली, राइट? अब इसमें बीच में छोटे छोटे और पॉइंट्स ऐड हुए जिसकी वजह से ये रैली और बढ़ गई. जैसे ट्रम्प ट्रेड, राइट? ट्रंप ने जो भी किया, लेट्स से व्हाट इज
व्हाट इज द ट्रम्प ट्रेड, ये ट्रेड वॉर क्या है, राइट या ये टेरिफ वॉर क्या है? टेरिफ वॉर का मतलब है कि आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो. सो टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से इंडिया जब यहां से, लेट्स से टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं. टाटा मोटर्स जब यहां से एक्सपोर्ट कर रहा था कार्स टू द यूएस, तो यूएस उस पर 2.5% टैक्स लगा रहा था, जिसे आप टैरिफ कहते हो, राइट? पर जब हाइपोथेटिकली टेस्ला यहां उसकी गाड़ी एक्सपोर्ट करेगा, तो इंडिया उस पे 70% टैरिफ लगा रहा था. तो ट्रंप ने क्या बोला, बॉस दिस इज अनफेयर. आप जब गाड़ी एक्सपोर्ट करते हो तो मैं 2-2.5% लगाता हूं, मैं जब गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहा हूं आप 70% लगा रहे हो. ऐसे ट्रेड नहीं हो सकता है. लेट्स बी फेयर. सो व्हाट ट्रम्प डिड वाज इंक्रीज टैक्सेस फॉर एवरीबडी. नाउ इट्स अ डिफरेंट स्टोरी वेदर दिस इज राइट रॉन्ग, लेट्स नॉट गो ऑन दैट. बट नाउ लेट्स सी इफ the taxes go up to 26 hypothetically, because that's the number quoted everywhere and we don't want to complicate this for everybody. तो 100 रुपए, लेट्स से 10 लाख रुपए का टाटा मोटर का एक गाड़ी जब पहले यूएस में लैंड होता था तो 2.5% के हिसाब से 10,25,000 में बिकता था. अब अगर 25-26% टैक्स हो जाएगा तो 12.5 लाख में बिकेगा. तो इंपैक्ट तो आएगा ही इंडियन इक्विटी या इंडियन टाटा मोटर्स के स्टॉक पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उतनी गाड़ियां बिकेगी या नहीं, क्योंकि कॉस्ट इतना महंगा हो गया. बट द पॉइंट इज यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइट? एंड गोइंग बैक टू व्हाट वी डिस्कस, इन्फ्लेशन ऊपर इक्विटी नीचे, यू सॉ व्हाट हैपेंड, राइट, इन द यूएस मार्केट्स. नाउ अगर इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ रहा है, राइट, एंड वीव सीन इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब इक्विटी नीचे गोल्ड ऊपर. वीव जस्ट स्टडीड, राइट, which was another reason why gold started moving up. और गोल्ड में थोड़ा आग में और तेल लग गया, right? This is what has happened to gold all this while, which is why gold prices are going up. I was probably और मेरे को ये सोशल मीडिया पे बहुत गाली पड़ी थी जब गोल्ड इंडिया में 1 लाख पे ट्रेड कर रहा था और मैंने वीडियोस बनाए थे कि इट इज एक्चुअली द टाइम फॉर यू टू सेल गोल्ड. मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड प्रोबेबली यहां से करेक्ट होना चाहिए, और इसके 2-3 रीजंस है भाई. ओके, फर्स्ट इज ट्रम्प के पास प्रोबेबली ट्रेड वॉर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बची नहीं है मेरे हिसाब से, राइट? जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपको क्लियरली खुद ही पता चल रहा है कि ये जिस अग्रेशन से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उस अग्रेशन से ये इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है. तो अगर मार्केट ऑलरेडी ये सोचकर बैठा है कि इंडिया में 26% लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है डील 26% से नीचे होगी, राइट? और अगर डील 26% से नीचे होगी तो जो भी एसेट क्लासेस मूव हुए ये सोचकर कि 26% होगी, उसको रिवर्स करना पड़ेगा अगर 12 पे होगा तो गोल्ड अगर इस अनसर्टेनिटी से मूव हुआ है कि 26% होगा और 12 पे अगर डील क्लोज होती है तो गोल्ड विल करेक्ट इन माय ओपिनियन. 1 सेकंड, रुपी अप्रिसिएशन इन माय ओपिनियन इज अ बिग डिसएडवांटेज टू इंडिया गोल्ड प्राइसेस. जैसे मैंने आपको कहा ऑलरेडी, रुपी 88 हिट करने के बाद ऑलरेडी 84.50 पर आ चुका है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में रुपी अप्रिसिएशन इज अ बिग नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस. The only thing that in my opinion will work for gold, if at all, is central banks buying. But अगर आप देखें 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड फ्यूचर्स का चाइना ने ऑलरेडी अनबाउंड कर दिया है जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है गोल्ड पे. मतलब क्या होता है इसका? तो बहुत सारे लोग गोल्ड फ्यूचर्स को खरीद कर बैठे थे इन एंटिसिपेशन कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे. द लेटेस्ट data that has come out is 1 million such contracts have been wound off. जो लॉन्ग खड़े थे वो लोग ने स्क्वायर अप कर दिया, which also shows that लोगों को भी शायद लार्जली ऐसा लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस हैव रीच्ड अ लार्ज a fair, maybe a more than a fair value that it is trading at. तो सेंट्रल बैंक बाइंग इज समथिंग दैट विल सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि
2025 में आई थिंक गोल्ड हैज प्लेड आउट द रैली. तो अभी मतलब यू एक्सपेक्ट अ शार्प करेक्शन in gold prices? We've actually got all our clients to sell gold quite some time back at Okay. at anywhere between 96,000 to 98,000 in India. So my thesis is कि गोल्ड में अगर रैली बची भी है तो बहुत छोटी रैली बची है लास्ट की. नाउ डू आई रियली वांट टू प्ले दैट लास्ट रैली वर्सेस दैट अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं और जिसकी वजह से फिक्स्ड इनकम में कैपिटल गेन्स हो सकता है, तो मैं क्यों फिक्स्ड इनकम ना खेलूं, मैं क्यों गोल्ड खेलूं, राइट? सो वी मूव्ड आवर क्लाइंट्स टू डू फिक्स्ड इनकम लॉन्ग ड्यूरेशन राइट नाउ, देन डूइंग गोल्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो लास्ट का कैचअप प्ले करने के चक्कर में गोल्ड में रिस्क ज्यादा है वर्सेस रिटर्न. सो रिस्क रिटर्न इज नॉट फेवरेबल इन माय ओपिनियन इन गोल्ड. सो आई एम नॉट सेइंग गोल्ड विल गो डाउन. ऑफ कोर्स माय थीसिस इज गोल्ड विल गो डाउन, बट द वे आई एम लुकिंग एट इट इज कि आज अगर 95 पे, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम में 10% कमा सकते हैं इंटरेस्ट रेट्स गिरने की वजह से, तो गोल्ड को 95 के ऊपर 104 1,04,500 के ऊपर जाना पड़ेगा फॉर मी टू लूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो मुझे मुश्किल लग रहा है. Fair. So that's the thesis. Makes sense. Before I move on to the fixed income, where Yeah. you said that you've parked most of the clients' money in fixed income now from gold, just gold और silver का क्या correlation है, and silver as an asset class, like उस पे क्या हो रहा है, and do you think silver is a right time for one to invest? So I think this is the most discussed topic at this point in time, and I again have a very contra view. देखिए, आप सिल्वर में क्यों इन्वेस्ट करें? यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड इन माय ओपिनियन इज अ हेज टू योर पोर्टफोलियो, कि इक्विटी गिरेगा गोल्ड ऊपर जाएगा तो बैलेंस आएगा पोर्टफोलियो. सिल्वर इन माय ओपिनियन इज नॉट अ हेज. वर्ल्ड में जितना सिल्वर माइन होता है ना, उसका 50% एक्चुअल इंडस्ट्रियल यूज है, हाईटेक, मशीनरी, राइट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो silver is largely related to how the economy is doing. अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, there is a lot of requirement for various other things like electronic goods and all of those, then the consumption of silver will actually go up. So when the economy does well, silver will do well. But when the economy does well, equity also does well. It's not a hedge for me. राइट, माई हेज इज गोल्ड, कि यार इकोनॉमी खराब करे, गोल्ड इक्विटी गिरे, तो मुझे ऐसा कोई एसेट क्लास चाहिए जो उसको काउंटर कर सके. सो फॉर मी सिल्वर एक्चुअली इज नॉट अ ग्रेट प्ले. ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न यू एंड आई कैन आर्ग्यू कि सिल्वर ने पिछले 6 महीने में ऐसा रिटर्न दिया या वैसा रिटर्न दिया, बट व्हाइल यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, राइट, कि क्या ये अगर इकोनॉमी अच्छा करने वाली और इक्विटी ऊपर जाएगी तो मैं क्यों निकलूं इक्विटी से, राइट, मैं इक्विटी में ही बना रहूंगा. पर अगर मेरा कॉल ये कि इक्विटी गिरने वाला है, तो मुझे कोई ऐसा एसेट क्लास चाहिए जहां पर मैं पैसा डालूं जो ऊपर जाए, जो मुझे नहीं लगता सिल्वर है. नाउ व्हाट्स हैपनिंग टू सिल्वर? लुक, सिल्वर इन जनरल फ्रॉम अ मोर रिटेल पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज पेक्ड टू गोल्ड एज अ रेशियो, राइट. तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो देखते हैं टू डिटरमाइन कि गोल्ड एक्सपेंसिव है, सिल्वर सस्ता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तो अगर आप पिछले 3 डेकेड की हिस्ट्री देखोगे, गोल्ड सिल्वर का रेशियो इज 1:70 टिपिकली. मतलब कि 1 ounce ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 70 ounces ऑफ सिल्वर, राइट. टुडे दैट इज, while at the time of recording this, 1 ounce of gold is equal to 102 ounces of silver, right, which is huge than the median or the average, right. इसलिए लोगों को लग रहा है कि सिल्वर बहुत सस्ता है, बट लुक एट इट द अदर वे अराउंड. दिस कैन ऑल्सो मीन कि गोल्ड बहुत महंगा है, राइट. नाउ दिस रेशियो कैन करेक्ट इन 2 ways. या तो सिल्वर के प्राइसेस ऊपर चले जाए या गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाए. गोल्ड के प्राइसेस नीचे आने पे भी ये रेशियो जो 1:102 है कैन बिकम 1:80. But that does not necessarily mean that silver has to go up, right?
So for me, silver is not a great play in general. My play is always gold because it actually gives me the counterbalance in the portfolio that I want, which equity does not. बट देन सिल्वर का क्या फैक्टर्स है? लाइक देन सिल्वर आपने जो बोला 1:102 अभी रेशियो चल रहा है, तो लाइक व्हाट एग्जैक्टली आप गोल्ड का आपने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये सब चीजों की वजह से गोल्ड या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट व्हाट डिटरमाइंस द प्राइसिंग ऑफ सिल्वर? एंड अभी फिर लाइक इन द फ्यूचर क्या इसका मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट देन? मतलब इसका प्राइस बढ़ेगा, कम होगा? व्हाट इज द आंसर? मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे और ये रेशियो पेग हो जाएगा. मुझे नहीं लगता कि सिल्वर के प्राइसेस यहां से बहुत ऊपर जाने वाले हैं. बिकॉज लुक, सिल्वर प्राइसेस हैज largely, like I said, to do with a lot of economical progress, right? But the way things are currently in terms of what's happening to China, uncertainty in the US, मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड करेक्ट होएगा ये रेशियो को पेक करने के लिए वर्सेस सिल्वर गोइंग अप. सो आर यू ट्राइंग टू से दैट कि जो मीडियन है 1:70 का जो रेशियो है गोल्ड एंड सिल्वर का, ये मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ मीन रिवर्शन इन द सेंस कि आगे जाके लाइक अल्टीमेटली ये रेशियो पे आना है, एंड दैट्स व्हाई अभी 1:102 है, व्हिच मींस दैट कि सिल्वर के प्राइसेस कम होने चाहिए या तो गोल्ड के प्राइसेस या तो सिल्वर बढ़ने चाहिए या गोल्ड कम होना चाहिए. एंड तो फिर अगर 1:70 पे आएगा देन तो सिल्वर की प्राइसेस बढ़ेगी ना आपके हिसाब से? नहीं, पर अगर गोल्ड करेक्ट हुआ तो भी 1:70 हो सकता है. सो यू आर सेइंग कि गोल्ड नीचे आने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर बढ़ने के चांसेस. ओके, फेयर, ठीक है, कूल, क्रिस्टल क्लियर वंस अगेन. नेक्स्ट एसेट क्लास जो फिक्स्ड इनकम, आपने बताया कि आपने काफी सारे क्लाइंट्स के जो पैसे वो गोल्ड से हटा के फिक्स्ड इनकम में डाले. अभी फिक्स्ड इनकम में एग्जैक्टली क्या क्या एसेट क्लासेस होते हैं? लाइक देयर इज लाइक डेट म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एटसेट्रा. एंड अ रिटेल इन्वेस्टर हु इज वाचिंग दिस, वो कैसे फिक्स्ड इनकम में पैसे डाल के पैसे बना सकता है, लाइक इन्वेस्ट कैसे कर सकता है? बिकॉज इसका नॉलेज ज्यादा है नहीं लाइक फिक्स्ड इनकम का. देखिए, फिक्स्ड इनकम में बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट? अगर आप सैलरीड हो, राइट, तो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी फिक्स्ड इनकम है, राइट? अगर आप सैलरीड नहीं हो, ऑफ कोर्स ये किसी को भी अलाउड है, पर आप सैलरीड नहीं हो तो आप वही सेम चीज पीपीएफ के थ्रू यूज करने की कोशिश करते हो. आपके पास पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, राइट? जैसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया. आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, आपके पास कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स है, राइट? आप किसी कॉर्पोरेट को भी लोन दे सकते हो और आपको उस पर रिटर्न मिलता है, जिसको आप एनसीडीज कहते हो, राइट? आपके पास बॉन्ड्स है जो लिस्टेड है मार्केट में, राइट? आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स है, आपके पास एआईएफ्स है, राइट? इतना बड़ा रेंज है, राइट? बट व्हाट आई रियली वांट द इन्वेस्टर कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड इज कि आप इन्वेस्ट क्यों करते हो. आप इन्वेस्ट इसलिए करते हो कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ. आपका रिस्क प्रोफाइल कितना भी लो हो या कितना भी हाई हो, योर ऑब्जेक्टिव इज कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ. क्योंकि आप अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते तो आपका पैसा एक्चुअली ग्रो नहीं हो रहा है, कम हो रहा है. आज आपको फिक्स डिपॉजिट क्या, सो एक मिथ दैट पीपल कीप, आई मीन आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू. मैं लोगों से बात करता हूं और मैं उनको पूछता हूं क्या फिक्स डिपॉजिट रिस्क फ्री है? 10 में से 10 लोग हाँ बोलते हैं. आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू. फिक्स डिपॉजिट इज एक्चुअली नॉट रिस्क फ्री. क्यों? आज अगर फिक्स डिपॉजिट 7% रिटर्न दे रहा है, आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, आपके हाथ में टैक्स भरने के बाद 4.9 बचता है. डिक्लेयर्ड इन्फ्लेशन 6% है, आपका इन्फ्लेशन तो उससे भी ज्यादा है, राइट? तो आपका पैसा कहां ग्रो हो रहा है? आज के 100 रुपए से जो आप चीज खरीद पा रहे हो, वो जब एक साल के बाद 104.9 हो जाता है टैक्स भरने के बाद, पर वो चीज 100 रुपए की 106 रुपए में बिकती है. तो आपके पास तो एक 104.9 है और वो चीज 106 में बिक रही है. आप जो 100 रुपए से खरीद पा रहे हो, वो अगले साल इन्वेस्ट करने के बाद भी नहीं खरीद पाओगे. एंड व्हेन यू से आपका इन्फ्लेशन तो अलग है, इट मींस दैट मैं अगर फूड या मैं मेरी लाइफस्टाइल अलग है तो मेरा इन्फ्लेशन 8-10% कुछ भी हो सकता है. एब्सोल्युटली, राइट? तो ये तो शॉर्ट लॉस है. हाउ इज इट रिस्क फ्री? ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट आपका पैसा सिक्योर्ड है एंड ऑल ऑफ दैट, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज नॉट रिस्क फ्री इन एनी सेंस, राइट? सो द लार्जर अंडरस्टैंडिंग इज व्हेन यू आर गेटिंग समबडी टू इन्वेस्ट और यू आर इन्वेस्टिंग, इसके बॉस कहीं पर भी पैसा लगाओ, पर एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट करो, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है पैसा लगाने का, राइट?
अब जैसे ही आप इन्फ्लेशन को बीट करने की बात करते हो, अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स गो आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? क्योंकि इनके इंटरेस्ट रेट्स और रिटर्न्स पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाते, राइट? तो इसका मतलब यह कि आपको फिक्स्ड इनकम में थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, राइट? तो आप दो चीज कर सकते हो। अब मान लो आप ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में ज्यादा से ज्यादा पैसा डालिए, क्योंकि वो आपको 7.1 7.2 दे रहे, रिस्क भी नहीं है और टैक्स फ्री भी है, राइट? तो वो एक तरीका हो सकता है आपके लिए, राइट? आपके लिए दूसरा तरीका हो सकता है कि आप अगर सैलरीड नहीं हो तो पीपीएफ कीजिए। पर इन दोनों में व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज योर लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है कि आज मुझे पैसा चाहिए, क्या मिल सकता है? दोनों केस में नहीं मिल सकता है, राइट? लॉक इन होता है ना, राइट। सो द रिस्क इज नॉट ओनली डिफॉल्ट कि पैसा आएगा या नहीं, रिस्क इज नॉट ओनली कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो या नहीं, रिस्क ऑल्सो इज कि क्या मुझे पैसा चाहिए तब मिलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट में वो रिस्क है, राइट? अब आप कहोगे कि यार देन टू काउंटर दिस के इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न भी मिले, मुझे लिक्विडिटी भी मिले, राइट? तो आप कहोगे कि मैं लिस्टेड बॉन्ड्स में पैसा लगाऊंगा या मैं एनसीडीज में पैसा लगाऊंगा। एनसीडी का मतलब बजाज फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस, ये सब बहुत सारी एफडीज मार्केट में अवेलेबल है जो आपको 8.5-9% देता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फिक्स्ड इनकम में ये सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो, एफडी से जितना ज्यादा रिटर्न उतना रिस्क है जो आपको नहीं समझ रहा, राइट? तो आप उनमें पैसा लगाओगे, पर कल उठ के अगर उस कंपनी को कुछ हो गया तो आपको, आपके कैपिटल को रिस्क है, राइट? तो जैसे अगर कोई एफडी दे रहा है 13-14%, तो वो ज्यादा रिस्की है। 100%। यानी अगर एफडी 7% पे और आपको कोई 14% क्यों देगा, क्यों देगा? प्लीज अंडरस्टैंड कि एफडी से 1% रिटर्न भी ज्यादा दे रहे हैं, उसमें कुछ रिस्क है जो आपको नहीं समझ रहे। एज सिंपल एज दैट, राइट? सो नाउ देयर इज ऑल्सो रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन बजाज फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस एंड ऑल, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, राइट? क्योंकि कल उठ के इन कंपनीज को कुछ हो गया तो उसमें तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई पैसा वापस मिलेगा, राइट? सो फॉर मी, if you are a retail investor, right, what you should do is debt mutual funds. Debt mutual fund solves all of your problems, and I'll explain to you why and what do I mean. Debt mutual funds में अगर आप सही तरीके से पोर्टफोलियो बनाए तो 8% जितना रिटर्न निकाल पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। Point 1, it is extremely liquid, which means you can remove money whenever you want, okay? At the same time, जब आप एक डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, वो म्यूचुअल फंड ने 100 बॉन्ड्स में पैसा लगाया हुआ है, तो उसमें से एक आध बॉन्ड डिफॉल्ट भी हो जाता है, तो आपके ऊपर इंपैक्ट यही होगा कि 8% की जगह पे आपके हाथ में 7.8 आएगा, राइट? प्लस देयर इज अ फंड मैनेजर, देयर इज एन एंटायर सेट ऑफ टीम who sits to evaluate कि ये कौन से 100 बॉन्ड में पैसा लगाना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 0 नहीं हो जाएगी पर बेटर हो जाएगी, राइट? एट द सेम टाइम 16 अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है डेट म्यूचुअल फंड में। आपकी जो रिस्क है उस हिसाब का प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपको रिस्क लेना है तो भी प्रोडक्ट है, आपको सेविंग्स अकाउंट का रिप्लेसमेंट चाहिए तो भी प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ? एब्सोल्युटली। तो मान लीजिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, राइट, तो 2 प्रोडक्ट्स है जिसमें आप पैसा डाल सकते हो। जैसे आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में पैसा लगा सकते हो, आप ये क्रेडिट रिस्क फंड में पैसा लगा सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट, ओके? सो इन द लास्ट 1 ईयर फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करके वी जनरेटेड 12.39% टू बी स्पेसिफिक। वाओ, जस्ट इन द लास्ट 1 ईयर। नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई। हमारा कॉल बड़ा क्लियर था कि इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में इस लेवल पे नहीं रह सकते, इंटरेस्ट रेट्स हैव टू फॉल, ओके? एंड वी हैव जस्ट अंडरस्टूड, जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं बॉन्ड की वैल्यू 100 से 105 हो जाती है। पिछले 1 साल में इंटरेस्ट रेट गिरेंगे ये एक्सपेक्टेशन से
बॉन्ड यील्ड्स मार्केट में गिर चुके हैं, यानी गवर्नमेंट का जो 10 साल का लिस्टेड बॉन्ड है उसका ट्रेडेड प्राइस ऊपर चला गया है और उसकी वजह से उसकी यील्ड नीचे आ चुकी है पिछले 1 साल में। यील्ड नीचे आ चुकी है, इसका क्या मतलब है? सो मान लीजिए आपने 100 रुपए के बॉन्ड में पैसा लगाया, 7% वो बॉन्ड दे रहे 5 साल के लिए। ओके, तो पहले साल जब आपको 7 रुपया मिला तो 100 रुपया इन्वेस्ट करने पे 7 रुपया मिला, तो आपका रिटर्न 7% हुआ, तो उसको यील्ड बोलते हैं। आपका रिटर्न क्या हुआ? 7%। 7% बॉन्ड जो दे रहा है उसको कूपन बोलते हैं। पर अब मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड मार्केट में 95 रुपीस पे मिल रहा है, तो जो अब 95 रुपीस पे खरीदेगा उसको भी 7 ही रुपया मिलेगा अगले साल के एंड में, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लेना देना, आपने कौन से प्राइस पे खरीदा है। गवर्नमेंट ने बोला मैं हर साल 7 दूंगा तो वो 7 देगा, पर आपने अगर 95 पे लिया है और अगर 7 रुपया 95 पे खरीदने के बाद 7 रुपया मिल रहा है, तो आपको नेट 9.5% रिटर्न मिल रहा है ऑन 95 इन्वेस्टेड, तो आपकी यील्ड हो गई 9.5, जबकि कूपन या इंटरेस्ट रेट 7% है। 8.5 के आसपास होगा ना? 8.5 8.5-9। हाँ, 8.5-9। राइट। सो अगर बॉन्ड की वैल्यू गिर रही है उसके बाद आप खरीद रहे हो तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। यील्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज यील्ड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब 95 वाला बॉन्ड 100 पे ही मैच्योर होगा, मैं वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा हूं। राइट, तो इन एंटिसिपेशन के इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले, बॉन्ड जो 7.6 पे ट्रेड कर रहा था वो ऑलरेडी 6.4 6.5 पे आ गया, और एंड वी अंडरस्टूड जैसे इंटरेस्ट रेट्स गिरे बॉन्ड की वैल्यू ऊपर हो गई। सो बॉन्ड्स, long duration funds that I'm talking to you of have generated 12.39, 12.4% in the last 1 year because interest rates have fallen. But you should know when to be able to time this. आप फंस जाओगे रॉन्ग साइकिल में तो ये रिवर्स भी उतना ही बुरा है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने लगे और अब लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स होल्ड करके रख रहे हो तो आपका रिटर्न 3-4% हो जाएगा। राइट, तो आपको ये साइकिल टाइम करना आना चाहिए। राइट, कि इंटरेस्ट रेट पर वापस वही फर्स्ट स्लाइड जो हमने समझा था, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो फिक्स्ड इनकम ऊपर जाएगा, सिंपल। राइट, सो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है, राइट, तो यू हैव लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड का मतलब क्या है? क्रेडिट रिस्क फंड का मतलब है कि मान लीजिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको कैसे समझेगा कि कोई बॉन्ड किसी एक, अगर मैं कंपनी की एफडी में पैसा लगा रहा हूं तो कितना रिस्क ले रहा हूं, आपको तो नहीं समझेगा, क्योंकि आपको तो पीएनएल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रोजेक्शंस, सेक्टर्स ये शायद नहीं पता होंगे। तो आप तो जब उस बॉन्ड को सिलेक्ट करने का सोचते हो तो आप तो देखते हो ये बॉन्ड 8.5 दे रहा है, वो 9 दे रहा है, वो ले लेता हूं। राइट, बट देयर आर स्ट्रक्चर्स इन प्लेस जिसकी वजह से रेगुलेटर्स हैव मेड इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको रिस्क समझे। तो रेगुलेटर ने क्या किया? रेगुलेटर ने यह किया कि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो और आप मार्केट से डेट उठाना चाहते हो या मार्केट में एफडी देना चाहते हो अपनी, तो आपको अपनी कंपनी को क्रेडिट रेट कराना पड़ेगा। तो आप जाइए क्रिसिल, इकरा, ऐसी किसी एक कंपनी के पास, वो आपका पीएनएल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, सेक्टर एनालिसिस, आगे का फोरकास्टिंग सब करके आपको एक रेटिंग देगा, जिस रेटिंग से आम जनता को समझ जाएगा कि कितना रिस्क है। सो व्हाट डू आई मीन? ट्रिपल ए, अगर ऐसी रेटिंग आई ए, इसका मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये कह रही है कि ये प्रोबेबली अमंग्स्ट द बेस्ट कंपनीज अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफॉल्ट नहीं होगा, पर इसकी प्रोबेबिलिटी टू डिफॉल्ट कम है। उसके बाद आया AA+। AA+ भी बहुत अच्छा है, पर ट्रिपल ए से थोड़ा सा कम है। देन यू हैव AA-, राइट, देन यू हैव A+, देन यू हैव A-, देन यू हैव BBB, so on and so forth. Right, so BBB+, BBB-, BBB+, BBB-, right, B+, B-, C, D, right। अब जब आप इंडिया में क्रेडिट रेटिंग
फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, क्रेडिट रिस्क फंड्स में, तो मैंडेट ये है उन फंड्स का कि 65% पैसा ट्रिपल ए के नीचे वाले बॉन्ड्स में लगना चाहिए, यानी AA+, AA-, A+, A-, BBB-, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे कैटेगरीज हो गए ना ये तो। हाँ, पर इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में ये लोग नीचे वाले कैटेगरीज में नहीं इन्वेस्ट करते, राइट? सो BB- के नीचे जंक बॉन्ड्स कहते हैं। तो वर्स्ट केस सिचुएशन वो BBB तक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। ओके? पर इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में उधर तक भी नहीं जाते। A- is where you will probably see a stop. So you are saying 65% will be allocated in bonds from AAA to A-. Below AAA. Below AAA. So AA+, AA-, A+, A-. तो AAA इंक्लूडेड नहीं है इसमें? नहीं। ओके ओके, 65% AAA के नीचे वाले बॉन्ड्स में होना चाहिए, समझ गया। राइट? तो ये एक कैटेगरी है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, जिसमें आप ऑफ कोर्स जितना कम क्रेडिट रेटिंग है उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, पर अब आपको नहीं आता है उन बॉन्ड्स को कैसे पिक करते हैं, तो आप एक क्रेडिट रिस्क फंड में पैसा लगा दो, म्यूचुअल फंड के। फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर ऐसे 100-150 बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा, एनालिसिस करके कि क्या डिफॉल्ट नहीं होगा, और क्योंकि उसने AA-, AA+, A+, जैसे बॉन्ड्स में पैसा लगाया, उसका रिटर्न ज्यादा निकलेगा। So these are two categories that you can look at if you want to take risk, right? 35% जो है तो वो कहाँ पे जाएगा फिर? वो AAA में जा सकता है। अच्छा, ओके। वो वो BBB? AAA में। अच्छा, AAA में। So the rule says कि 65% पैसा AAA के अलावा लगना चाहिए। देखिए नाम क्या है फंड का? क्रेडिट रिस्क फंड। हाँ, तो आपको रिस्क लेना है इसमें। गॉट इट। तो 65% पैसा AAA के नीचे लगना चाहिए। समझ गया, ठीक है, राइट? और अगर आपको लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ द कर्व, मान लीजिए आपको बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना, देन यू हैव फंड्स लाइक ओवरनाइट फंड्स, यू हैव फंड्स लाइक लिक्विड फंड्स, राइट? जो आपको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, राइट? सो मान लो आपका SBI, HDFC, ICICI 2.75, 3% देता है सेविंग्स अकाउंट में। These funds can easily make you 5.5%, 6%. And you can get money in one day. And there are some cases where you can get money the same day. Right? Plus, you have investments done across multiple bonds. Plus, you have a fund manager who's done all of that effort. Plus, you have SEBI who's regulating this product. Which is why I think कि mutual fund is a great way for people to take exposure to the fixed income market. बट देन ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स के केस में अगर 5.5-6% ही मिल रहा है, अगेन इट गोज बैक टू आवर डिस्कशन कि ये तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा है आफ्टर टैक्स, तो व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन दीस? क्योंकि आपका होराइजन बहुत कम है उसके लिए। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? आप उधर रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रॉबली पैसा लिक्विड रखने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? So your thought is very different while you are investing there. Your thought is probably to replace savings account. जब आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रहे हो, आप इन्फ्लेशन बीटिंग करेक्ट थॉट प्रोसेस नहीं रख रहे हो। सो इट्स अ सेविंग्स अकाउंट रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। तो आपने अभी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का भी बात किया था जस्ट थोड़े मिनट पहले, तो लॉन्ग ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है? इज इट लाइक कि इसका मैच्योरिटी बहुत लंबा है या क्या ड्यूरेशन क्या होता है? सो ओके, थोड़ा टेक्निकली समझाता हूँ। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड लाइक द नेम सजेस्ट कि इसमें फंड मैनेजर्स टिपिकली लंबे समय के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। यानी मान लीजिए एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है जिसमें 100 बॉन्ड्स में पैसा लगा हुआ है, तो इन सब बॉन्ड्स का एवरेज मैच्योरिटी तकरीबन 9-10 साल होगा, राइट? यानी फंड मैनेजर जब ये बॉन्ड्स में पैसा रोक रहा है, उसके बाद शायद और 9-10 साल बाद ये बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले हैं। अब होता ये है, हमने ये समझा कि इंटरेस्ट रेट्स गिरने पे बॉन्ड की वैल्यू ऊपर जाती है, पर अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए एक साल का बॉन्ड है जो 7% पे, और दूसरा 10 साल का बॉन्ड है जो भी 7% पे। अब इंटरेस्ट रेट गिरा, तो
1 साल वाला जो बॉन्ड है ना वो 100 रुपए से सिर्फ 101 होगा, पर जो 10 साल वाला बॉन्ड है ना वो 100 रुपए से 105 हो जाएगा। 2 रीजन है, क्योंकि देखिए 1 साल के बाद ये 100 रुपए वाले बॉन्ड की मैच्योरिटी 100 रुपया ही है, पर यहां पर इस बॉन्ड के पास 10 साल है बीच में ऊपर नीचे होने के लिए, बाद में जाकर ये 100 रुपए पे मैच्योर होगा। ऑल्सो 10 साल वाले बॉन्ड में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि 10 साल में कंपनी को क्या हो जाएगा आपको नहीं पता है, इसलिए जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं ना तो ये बॉन्ड ज्यादा मूव करता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स का मतलब है स्मॉल कैप, शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स का मतलब है लार्ज कैप। कम रिस्क है, कम रिटर्न है, यहां लार्ज रिस्क, ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिटर्न। गॉट इट। एंड व्हेन यू से दैट कि रिटेल इन्वेस्टर्स को लेट्स से अगर रिस्क लेनी है तो लॉन्ग ड्यूरेशन या क्रेडिट रिस्क फंड में डालना चाहिए, तो अभी ये जो फंड्स है आइडेंटिफाई फर्स्टली कैसे करने, लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स टू कीप इन माइंड, बिकॉज इसके भी आई एम श्योर कि बहुत अलग अलग कंपनीज के ये हो गए। एंड सेकेंडली कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट कर सकता है, अगर मुझे आज इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँ, गूगल पे जाऊँ, इंटरनेट पे जाके कैसे करूँगा ये? देखिए 2 चीजें, सबसे पहले तो क्या देखना है इन फंड्स में। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इन दिस फंड इज कि ये फंड कितना पुराना है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट वो है कि ये फंड कितना पुराना है। सेकंड, ये फंड का एयूएम कितना है। देखिए इक्विटी में इन जनरल आपको लोगों ने आके कहा होगा कम एयूएम वाला फंड सिलेक्ट कीजिए, पर इन फिक्स्ड इनकम ज्यादा एयूएम वाला फंड सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा एयूएम होगा वो उतने बॉन्ड्स में उतना डाइवर्सिफिकेशन ला पाएगा, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड, फिक्स्ड इनकम मार्केट में एक ट्रेड 5 करोड़ रुपए का होता है, तो अगर आपके फंड के पास 100 करोड़ है तो कितने ही ट्रेड कर लेगा और कितने ही बॉन्ड्स ले लेगा, राइट। तो जितना ज्यादा एयूएम है उतना ज्यादा फंड डाइवर्सिफाई कर पाएगा। सिंपल भाषा में समझाओगे व्हाट एग्जैक्टली इज एयूएम? एयूएम का मतलब है उस फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो मान लीजिए अगर जितने भी लोगों ने पैसा इकट्ठा करके डाला है और उसका टोटल 1000 करोड़ है, तो मैं कहूंगा उस फंड का एयूएम 1000 करोड़ है। तो जितना ज्यादा एयूएम है उतना ज्यादा अच्छा है उस फंड में पैसा निवेश करने का, राइट। थर्ड, तो कितना पुराना फंड है, कितना एयूएम है, और आप 2-3 दूसरी टेक्निकल चीजें देख सकते हो, राइट। जैसे सबसे पहले आपको चाहिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना आपको एडवांटेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ नेट रिटर्न्स हायर होगा आपका, राइट। और फोर्थ, जैसे मैंने कहा कि आप अगर क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखना है कि AA+, AA-, A- में कितना पैसा है। आप समझिए A- यानी ज्यादा रिस्क ले रहा है, AA+ यानी कम रिस्क ले रहा है। तो आपको एक ऐसे फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऐसे फंड में पैसा डालिए जिसमें AA+ में ज्यादा पैसा लगा हुआ है। और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, तो कोई भी ड्यूरेशन फंड्स में आपके रिस्क के ऊपर है। देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी होते हैं, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स भी होते हैं, मीडियम टू लॉन्ग भी होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में सबसे ज्यादा रिस्क है। तो इंटरेस्ट रेट जितना गिरेगा उसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, पर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो रिटर्न कम भी होगा। सबसे कम रिस्क शॉर्ट ड्यूरेशन में। जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो वो जाएगा भी कम ऊपर, पर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो वो गिरेगा भी कम। तो वो ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन से लॉन्ग ड्यूरेशन के बीच में कहां रहना चाहते हो। तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना आपको जरूर। गॉट इट। एंड द सेकंड पार्ट, कैसे इन्वेस्ट करना है इन फंड्स में? सो देयर आर 2-3 वेज। अगर आपको नहीं समझता तो आप एक एडवाइजर की हेल्प ले लीजिए, राइट। या फिर आप इन एएमसीज की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, वहां से या होता आप है? किसी भी एक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। बट अ चिट कोड, लेट्स से आप रिस्क लेना चाहते हो, आप टाइम नहीं कर पाओगे, राइट। सो समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, जब इंटरेस्ट रेट्स, लेट्स से इंटरेस्ट रेट्स यहां पर है, अब आपको लगता है यहां से इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में यहां पैसा लगाओगे, ओके। अब आपको लगता है इंटरेस्ट रेट्स बॉटम हो गए और यहां से ऊपर जाने वाले, तो यहां आप क्रेडिट रिस्क फंड्स में पैसा लगाओगे। दैट्स द टेक्निक।
राइट? पर अभी आप मान लीजिए आपको नहीं समझता कि ये कैसे करना है, पर आप रिस्क ले सकते हो और आपके पास 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप 50% पैसा लॉन्ग ड्यूरेशन में और 50 क्रेडिट रिस्क में डाल दो, योर आउटपुट विल बी मच बेटर. गॉट इट. एंड इसमें एनी स्पेसिफिक लाइक एग्जाम्पल्स यू हैव कि फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर फंड ने कितना रिटर्न दिया था पास्ट में, लाइक विदाउट एनी रिकमेंडेशन एज सच, बट दीज पर्टिकुलर फंड मतलब इसमें मैक्सिमम रिटर्न कितना हो सकता है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. So just the example that I gave you, that long duration that we invested in a year back, actually 15 months back, has given us 12.39, 12.4%. So we invested in Nippon India Nivesh Laksh, right? It's a long duration fund. Our expectation was that interest rate नीचे जाएगा और we were very clear interest rate गिरने वाला है, तो हमको तो उसको maximize करना था, तो हमने long duration में पैसा डाला. We made more than 12%. एंड इंटरेस्ट रेट आपको लगा नीचे गिरने वाला था बिकॉज अगेन इन्फ्लेशन जो है वो Yes. बढ़ रहा था. सॉरी, इन्फ्लेशन कम था. सॉरी, स्टेबलाइज हो रहा था. स्टेबलाइज हो रहा था. सो आरबीआई को चाहिए इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में रहे. आरबीआई इज वेरी हैप्पी. जैसे ही 4 से 6 के बीच में आता है, आरबीआई विल देन स्टॉप इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स. ओके, राइट? दैट इज द टाइम दैट यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स. गॉट इट. परफेक्ट, वेरी हेल्पफुल. तो आई थिंक फिक्स्ड इनकम इस पे बात कर ली, लाइक ऑल द डिफरेंट कैटेगरीज. इसमें अपार्ट फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड्स, आई थिंक यू मेंशन्ड 7-8 डिफरेंट कैटेगरीज. सो डेट म्यूचुअल फंड्स के अलावा इज देयर एनी अदर फिक्स्ड इनकम कैटेगरी जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है? एक्चुअली नहीं. आपको Okay. या तो आप पीपीएफ कीजिए, राइट? या तो आप सैलरीड है तो ईपीएफ और वीपीएफ का बेनिफिट लीजिए, या तो फिर बेस्ट ऑप्शन है कि आप डेट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए. आई वॉज इंटरव्यूइंग वन मोर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आई थिंक यू वुड नो हिम, गजेंद्र कोठारी उनका नाम है. तो एक मैंने उनको ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ओपिनियन दिया था कि पीपीएफ में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. एंड उनका रीजनिंग ये था कि पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस कंपैरिजन कर रहे थे, तो द लोएस्ट रिटर्न ईएलएसएस पोस्ट टैक्स विल गिव यू मोर रिटर्न एज कंपेयर टू पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन पीपीएफ. 100%. तो देन व्हाई डू यू से पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए? बट आई डोंट थिंक इट्स एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. पीपीएस फिक्स्ड इनकम है, ईएलएसएस इक्विटी है, राइट? आप इसे कंपेयर सिर्फ इसीलिए कर रहे हो कि ओल्डर टैक्स रेजिम में 1,50,000 का एटीसी का एडवांटेज दोनों में मिलता है. तो आपको कहाँ करना चाहिए? तो आप बोल रहे हो कि ईएलएसएस 12 देगा, ये 7.1 दे रहा है, तो आप ईएलएसएस में करो क्योंकि ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन है, यहाँ 15 है. पर ये एसेट क्लास ही अलग है. ईएलएसएस इक्विटी है, पीपीएफएस डेट है. आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इनको. Fair, I think fair point. So debt category में, fixed income category में, you are saying कि then PPF is like a safe option after debt mutual funds. Got it, perfect. Let's go to the next one, which is again like a hot topic, equity mutual funds. आपने तो बताया कि 19.23%, इसमें equity mutual funds में ही हुआ होगा 19.23, I assume. तो before going into that, tell me one thing. So this is interesting question I ask everyone. What has been your best and worst investment so far? So my best investment has been the mid-cap funds that I am investing in. Like I said, we've done 19.2% CAGR over the last 13 years. नहीं, but ये तो सबका मिला के ना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट का कितना हुआ होगा CAGR या तो रिटर्न? So my best mutual fund is currently at close to 23% CAGR. Oh wow. Okay. A 13-year CAGR. Okay. And my worst mistakes तो बहुत की है. I mean, पूरा पॉडकास्ट बन सकता है कितनी मिस्टेक की है उसके ऊपर. So I was very new. I would not say very new, but I would say कि एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग थी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत कम था. तो मैंने देखा था कि कैसे सत्यम के केस में जब कुछ हो जाता है तो कोई कंपनी आकर बचा लेती है, राइट? और तब हुआ किंगफिशर. तो मैंने देखा यार, किंगफिशर 90-100 रुपए पे ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक. अब 50 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 11 रुपया हो गया. मैंने बोला यार कोई कंपनी आ जाएगी, यही तो मल्टी बैगर है. तो मैंने 11 रुपए के किंगफिशर, ऑलमोस्ट मेरे पास जितना पैसा था मैंने वो सब पैसा से किंगफिशर खरीद लिया था. आई एग्जिटेड एट 2.5 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Oh my god. If you don't mind me asking, how much money you lost in this? I lost a lot. I lost a lot of money. But in fact मैंने इससे ज्यादा तो FNO में पैसा खोया है.
हाँ. Yeah. So 2000, I'm not exactly sure of the date and the year, but I think it was 2013-14. Raghuram Rajan was appointed as the RBI governor. I think कुछ ब्रेक्सिट का कुछ तो चल रहा था तभी. मार्केट्स ऑलरेडी बहुत गिर चुके थे और हम लोग बैंक निफ्टी पे शॉर्ट खड़े थे. 2 दिन में बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर चला गया था तब, which was a good 4-5%. And our entire capital got wiped off in that 2 days of move. Entire capital in crores would have wiped out. Yes. तो गलतियां तो बहुत की है, but I think good. I'm just glad and happy कि ये सब गलतियां बहुत स्टार्टिंग में की है और उससे सीख कर अब थोड़ी सी गलतियां अवॉइड कर रहा हूँ. तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, ठीक है. सो अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगेन अ फ्रेमवर्क फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स की इक्विटी एज एन एसेट क्लास, एंड उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इज लाइक वन ऑफ द हॉटेस्ट एसेट क्लासेस. तो इसमें कौन से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगेन क्या फैक्टर्स देखने चाहिए, एंड हाउ कैन अ रिटेल इन्वेस्टर स्टार्ट देयर इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी? सी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कौन सा फंड अच्छा है उस पे फोकस ना करके पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, अगर उस पे ध्यान देना तो 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. ओके, कैन यू इलैबोरेट? और मैं ये ऑलरेडी 2 बार पिछले कुछ इंटरव्यूज में बोल चुका हूं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको वापस एक बार रिपीट करता हूं. हाउ डू आई इन्वेस्ट? मान लो अगर आप एक इन्वेस्टर हो जिसके पास 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, रिस्क एपेटाइट है, राइट, और शायद आप पैसा अनलेस वर्स्ट केस सिचुएशन आए तो नहीं निकालने वाले हो, देन व्हाट शुड बी योर कॉम्पोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप उसे इक्वली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड कीजिए. ओके, नाउ व्हेन आई एम सेइंग लार्ज कैप, म्यूचुअल फंड्स में आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में डाल दीजिए, मिड कैप में डाल दीजिए और स्मॉल कैप में डाल दीजिए. तो आपके पास 100 रुपए तो 33 उसे स्प्लिट कर दीजिए. वाई? राइट, देखिए मार्केट्स सिक्लिकल है. अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देखोगे तो देयर आर सम इयर्स वेयर स्मॉल कैप्स हैव डन वेल, सम इयर्स वेयर मिड कैप्स हैव डन वेल, सम इयर्स वेयर लार्ज कैप हैव डन वेल. आर यू गोइंग टू बी एबल टू प्रिडिक्ट के नेक्स्ट 2 साल कौन सा कैप अच्छा करेगा? 9 out of 10 times the answer is no. Right? Point 1. Point 2. It's a misconception where people think कि यार मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं तो मैं पूरा पैसा स्मॉल कैप में डालूंगा. रॉन्ग. पिछले 10 साल का मिड कैप का कैगर 19% है और स्मॉल कैप का 16% है. तो आपने स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क लेकर कम रिटर्न कमाया वर्सेस मिड कैप. राइट? बट व्हेन यू डू अ 33 लार्ज, मिड, स्मॉल, your standard deviation, which is risk, is roughly 15 units. But a large, mid, small 33 is 15.4. Right? तो आप लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर मिड कैप जितना रिटर्न कमा पा रहे हो इस स्ट्रैटेजी में. Now that is what you want to do. Right? क्योंकि आपको नहीं पता कि लार्ज चलेगा, मिड चलेगा या स्मॉल चलेगा, तीनों में डाल दो और तीनों में इक्वल डाल दो. राइट? ऑल्सो आई कीप टेलिंग दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल. नाउ दिस इज स्लाइटली टेक्निकल, बट इफ एट ऑल यू कैन डू. मार्केट में 3 तरीके की स्ट्रैटेजीज काम करती है. एक है वैल्यू, एक है ग्रोथ, तीसरा है मोमेंटम. अगर आप 10 साल का साइकिल देखोगे तो 10 साल में तीनों स्ट्रैटेजीज मोटा मोटा सेम रिटर्न देगी. ठीक है, पर इस 10 साल के साइकिल में 2 या 3 साल ऐसे होंगे जहां वैल्यू ग्रोथ और मोमेंटम को बहुत सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर देगा. 3 साल ऐसे होंगे जहां ग्रोथ और मोमेंटम वैल्यू को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर देगा. राइट? बिहेवियरल बायस इज अ बिग बायस इन इन्वेस्टिंग. अगर आपको उसे टैकल करना है तो आपको ग्रोथ, मोमेंटम और वैल्यू तीनों को ऐड करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपने पूरा ग्रोथ का पोर्टफोलियो या पूरा मोमेंटम का पोर्टफोलियो बना दिया तो 3 साल जब आपका पोर्टफोलियो सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म करेगा इंडेक्स को, आप उसे होल्ड करना नहीं चाहोगे. सो यू वांट डाइवर्सिफिकेशन इन स्टाइल्स आल्सो. सो व्हाट आई डू इज वेरी सिंपल. 4 या 5 फंड्स spread across 33 large, mid, small, and spread across value, growth, momentum. That's been my investing style, and that is what I will suggest anybody who has 8-10 years of investment horizon to do.
What is the difference and meaning of value growth and momentum funds? And इनके Okay. क्या ऐसे funds है क्या specific like value नहीं, fund, नहीं. growth fund? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. वैल्यू क्या होता है, तो एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं. मान लीजिए मार्केट्स एकदम एक्सपेंसिव है. मार्केट्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टुडे. सब कुछ आपको एक्सपेंसिव लग रहा है. ठीक है. अब मैं आपको 2 स्टॉक्स दे रहा हूं, HDFC, ICICI. मान लो HDFC सस्ते में मिल रहा है. उसका आई एम नॉट गोइंग इनटू प्राइस टू बुक एंड ऑल ऑफ दैट. HDFC का वैल्यूएशन सस्ता है, ICICI का वैल्यूएशन महंगा है. मार्केट महंगा लग रहा है आपको ओवरऑल, पर आपको इन्वेस्ट करना है. कहां इन्वेस्ट करोगे, सस्ते स्टॉक्स में या महंगे स्टॉक्स में? सस्ते स्टॉक्स में. इसलिए जब मार्केट्स एक्सपेंसिव होते हैं ना, तब एवरीबडी थिंक्स द सेम वे. इसलिए पैसा वैल्यू स्टॉक्स में लगता है जो सस्ते मिलते हैं, राइट? इसलिए महंगे मार्केट में वैल्यू स्ट्रेटेजीज डू वेरी वेल, क्योंकि पूरा मार्केट का पैसा वैल्यू स्टॉक्स में लगता है. वैल्यू स्टॉक का मतलब क्या है? ये स्टॉक्स या ये स्टाइल ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाती है जिसमें वैल्यू है, सस्ता मिल रहा है. इसीलिए महंगे मार्केट्स में वैल्यू स्ट्रेटेजीज डू वेरी वेल. टुडे दैट वी आर टॉकिंग ओवर द लास्ट 18 months, value strategies have done very well versus growth and momentum because markets were expensive, right? So fund houses है जो value style of investing करते हैं. ICICI is a value style of investor. PPFAS is a value style of investor, right? What is growth? Let's look at the same example. Let's say market एकदम bottom पे, okay? अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं. एक महंगा स्टॉक है, एक सस्ता स्टॉक है. अब ये स्टॉक क्यों महंगा है? ये स्टॉक इसलिए महंगा है, राइट? क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि ये भाव पे भी उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आएंगे या ये ग्रोथ इतना अच्छा दिखाएगा कि ये भाव पे भी ये जस्टिफाइड है. मार्केट एकदम बॉटम पे, ये दोनों सस्ता मिल रहा है, दोनों सस्ता मिल रहा है, पर इसका ग्रोथ मार्केट को लग रहा है ज्यादा है, इसीलिए इसको वैल्यू ज्यादा दे रहा है. अब आप कौन सा स्टॉक खरीदोगे, सस्ता या महंगा? महंगा. महंगा. क्योंकि मार्केट को, ये दोनों सस्ता है, पर मार्केट को लग रहा है कि ये तेजी से भागेगा, राइट? सो व्हेन द मार्केट्स आर एट बॉटम, ग्रोथ स्टाइल्स डू वेरी वेल because both are available cheap, but you are buying the stock which is going to grow faster in terms of revenue and valuations and all of that. So when the markets were going up, growth style did very well. Momentum क्या है? Momentum is a very simple play. I mean from an explanation standpoint. मार्केट ऊपर, जो सेक्टर ऊपर जा रहा है उसमें पैसा लगाओ, जो सेक्टर नीचे जा रहा है उसमें से पैसा निकाल दो. Chase the momentum, right? अब जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, nobody can beat momentum style of investing. बिकॉज जब डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, ग्रोथ और वैल्यू दोनों वाले सोच रहे थे कि यार ये भाव पे खरीदूं कि नहीं. मोमेंटम ने क्या सोचा, चल रहा है ना, खरीदो, एंड दे मेड मनी. गेटिंग द पॉइंट, राइट? सो these are 3 different styles. Quant, let's say, is a momentum style of investor, right? So there are fund houses who follow styles of investing. तो अगर आप उस सही कॉम्बिनेशन को, AMCs को, फंड हाउसेस को मिक्स कर दो उन 4-5 में, तो आपको मोमेंटम, ग्रोथ और वैल्यू सब मिल जाएगा. Got it. So आपने कौन से एग्जांपल दिए? So value is basically आपने बताया वैल्यू इज ICICI एंड PPFS, जस्ट एज एन एग्जांपल. बहुत सारे, पर ये 2 एग्जांपल क्लिक हुए. ग्रोथ कौन से हो गए? ग्रोथ वाले कोटक इज ग्रोथ, मिराई इज ग्रोथ. दे विल कॉल देमसेल्व्स एज बैलेंस्ड, बट दे आर लार्जली ग्रोथ. गॉट इट. एंड मोमेंटम में क्वांट MF, क्वांट और उसके अलावा ईडलवाइज है. हाँ, ओके, गॉट इट. एंड इसमें जैसे मतलब अभी जो आपने ग्रोथ का एग्जांपल दिया, तो वो तो मेरा गट फीलिंग या मेरा प्रेडिक्शन है कि ये वाला स्टॉक ज्यादा ग्रो होगा वर्सेस दिस. सो अगेन इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट आई फील विल हैपन. मतलब इट्स लाइक अ प्रेडिक्शन थिंग, राइट? नो, सो यू आर डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर. ओके. सी, फंड मैनेजर का स्टाइल ही वो है कि वो महंगा ही स्टॉक खरीदेगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर महंगा इसको वैल्यू कर रहा है, इसलिए मार्केट इज ओके गिविंग दिस वैल्यूएशन, एंड रिजल्ट्स विल जस्टिफाई द वैल्यूएशन. समझ गया, राइट? या
it'll reprice itself in terms of the PE, राइट right? So उसकी स्टाइल ही वो है, वो सस्ते या महंगे मार्केट में महंगा ही स्टॉक खरीदेगा, समझ गया और वैल्यू वाले की स्टाइल ही ये है कि सस्ते या महंगे मार्केट में वो सस्ता ही खरीदेगा, वो ज्यादा पैसा दे ही नहीं सकता है या ज्यादा वैल्यू दे ही नहीं सकता है स्टॉक को, विच इज वाई यू सॉ द सेम नेम्स दैट आई सेड, ICICI and PPFAS were the ones who said that they were standing cash because markets were expensive, because they are value style of investors, but the others were not standing in cash. तो इसमें आप तो क्या बोल रहे हो लाइक वैल्यू ग्रोथ मोमेंटम में देन कितना अलोकेशन 33 33 33 इन ऑल द थ्री large mid small 33 33 value growth Okay. momentum 33 33 33. ओके परफेक्ट गॉट इट From a 10-year perspective, this is the best way to invest in my opinion. I do it this way. गॉट इट और लार्ज मिड एंड स्मॉल में व्हेन यू से 33 33 33 अगेन इसमें द सेम क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड इन द फिक्स्ड इनकम वन, तो इसमें अगर मेरे को डिसाइड करना है कौन से फंड में डालना है तो अगेन सिमिलर फैक्टर्स दैट यू सेड इन फिक्स्ड इनकम वाले No, the factors will be very different. तो इसमें क्या फैक्टर्स Look, so I will tell you, if you are somebody who does not understand anything, look, there are 27 to 2900 funds in mutual funds, बाप रे right? In the last 3 years, the difference between the top mid cap fund and the worst mid cap fund is over 7%. Now you will think ये mid cap fund ही है, ये mutual fund ही है, but top performing fund और worst performing fund में 7-8% का फर्क है. तो 7-8% तो कम है ना, मतलब 7-8% एज इन बेस्ट परफॉर्मिंग का रिटर्न हाँ, लाइक 15 होगा फॉर एग्जांपल या हाँ. 25 और वर्स्ट का 18 वर्स्ट का 18 होगा, हम्म राइट? दोनों मिड कैप है, दोनों म्यूचुअल फंड है. हम्म नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिलेक्ट द राइट फंड, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस कैन बी ह्यूज, ओके वैसे कैन बी ह्यूज. सो इफ यू डोंट नो हाउ टू पिक द राइट फंड, जस्ट गो विद इंडेक्स, ओके right? But in my opinion, I don't do index because I think I have the ability to understand what will work. तो मैं लार्ज कैप की जगह पे फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, और मिड और स्मॉल में नॉर्मल एक्टिव फंड्स, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स. तो क्या एक 4-5 फैक्टर्स बताओगे क्या कंसीडर करते हो? सो बहुत सारे होते हैं, बट जस्ट सो दैट यू नो, क्वांटिटेटिव फैक्टर एंड क्वालिटेटिव फैक्टर. ओके, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव फैक्टर. Qualitative factor is the fund manager walking the talk or not? I mean, PPFAS has been very clear since day one. If markets are expensive, I will stand cash. So when the markets are expensive, do they really stand cash? एंड इंफॉर्मेशन रेशियो इसका क्या मतलब है? So information ratio का मतलब है कि आपने बेंचमार्क के ऊपर जितना रिटर्न जनरेट किया, उसके लिए कितना रिस्क लिया, ओके राइट? सो बहुत सारे ऐसे रिटर्न्स है, बट आई थिंक इन आवर ओपिनियन ये जो 5 डेटा पॉइंट्स मैंने आपको कहे, ये 5 डेटा पॉइंट्स आर सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द फंड मैनेजमेंट. गॉट इट, फेयर. एंड इसमें व्हेन यू सेड इंडेक्स फंड्स करना चाहिए, अगर किसी को ये समझ नहीं आता है तो इंडेक्स फंड्स में कैसे करना चाहिए एंड लाइक कौन से, मतलब व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिंपल, इंडेक्स? निफ्टी 50 लार्ज कैप में, मिड कैप 150 मिड कैप में, और स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप में. किसी भी कंपनी का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, ओके. तो इसमें मतलब कोई भी कंपनी का आप स्मॉल कैप 250 एक्चुअली ले लिया कोई तो easy बहुत होगा. ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप क्या देखोगे, आप देखोगे ट्रैकिंग एरर कितना है, एक्सपेंस कितना है, मोटा मोटा एवरीबडी सेम, राइट? सो इफ यू डोंट वांट टू यूज अ लॉट ऑफ ब्रेन, कोई भी एक अच्छी कंपनी जिसका नाम आपको पता है उसका फंड ले लो. ओके, गॉट इट. एंड इसमें लाइक जब आप इंडेक्स फंड्स की बात करते हो तो एक और कॉन्सेप्ट होता है ETF विच इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. तो ETFs में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड कौन से टाइप के ETFs में करना चाहिए, किसको? एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स फंड्स में जाइए, ETF में मत जाइए. ओके, व्हाई? राइट? सी, इंडेक्स और ETF में क्या फर्क है? दोनों म्यूचुअल फंड है, दोनों इंडेक्स में पैसा लगा रहे. ETF स्टॉक की तरह है, यानी मार्केट ट्रेड हो रहा है, उसके बीच में आप उस भाव पर भी खरीद सकते हो. आप इंडेक्स फंड में जब पैसा लगाते हो तो मार्केट खत्म हुआ, उस खत्म होने के बाद जो लेवल पे मार्केट खत्म हुआ वो NAV मिलेगी आपको. पर ETF स्टॉक जैसा है, आप 12:30 बजे मार्केट जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है, उस वो लेवल पे आप इंडेक्स को खरीद सकते हो. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ETF एंड इंडेक्स.
रिटेल विल नॉट बी एबल टू टाइम, राइट? तो उनका वो एडवांटेज ही चला जाता है कि 11:30 बजे भाव कम था वर्सेस 3:30 बजे, तो मुझे 11:30 बजे लेना चाहिए था. दैट टाइमिंग एस्पेक्ट इज नॉट रिटेल्स strength, right? So it does not make sense, right? You will end up doing more harm to yourself than benefit in trying to do ETFs. And also ETFs can trade at a premium also to the market price because of the inefficiencies in the market. तो अगर आपको नहीं पता होगा कि ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो आप वो प्रीमियम दे दोगे मार्केट प्राइस से. प्लेन सिंपल, इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज मच बेटर फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर. गॉट इट. एंड कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग में? लार्ज कैप से 12, मिड कैप से 14, स्मॉल कैप से 15-16. गॉट इट. Yeah, but I think largely you should not have more than 12% expectation from the markets. Okay. You will have a better outcome than the expectation, than the other way around. Got it. And talking about asset allocation, तो आपका personal asset allocation क्या है percentage wise? In which asset class आपने कितना percentage डाला है? Look, मेरा may not be relevant to the retail audience, पर मेरा 80% पैसा equity में रहता है at all points in time, Okay. irrespective of the market situation. तो 80% large, mid, small में divided है. That's my core portfolio. The remaining 20% is my tactical portfolio, जिससे मैं मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता हूं. जैसे गोल्ड में था, जिससे स्विच करके अब वो लॉन्ग ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम में है. Okay. वो इंटरनेशनल इक्विटी में भी हो सकता है, वो डोमेस्टिक इक्विटी में भी हो सकता है. सो देयर आर टाइम्स वेयर द 100% पोर्टफोलियो इज डोमेस्टिक इक्विटी. 80% is always domestic equity. A 20% can be domestic equity, international equity, fixed income, gold, whatever. And when you say domestic equity and all, these are all equity mutual funds. Equity only. mutual funds. Okay. Equity mutual funds. Got it. I am personally not great at stock picking, Yeah. so I avoid it. और इसमें एक बात बताओ, तो अगर कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, तो आपके हिसाब से उसका एसेट एलोकेशन कितना होना चाहिए अक्रॉस ऑल द एसेट क्लासेस दैट वी हैव डिस्कस्ड? So अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो 80% इक्विटी, बाकी का 20% स्प्रेड अक्रॉस गोल्ड एंड फिक्स्ड इनकम. अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो, तो 50% या 60% इक्विटी, बाकी का फिक्स्ड इनकम एंड गोल्ड. अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, 20 to 30% इक्विटी, बाकी का फिक्स्ड इनकम एंड गोल्ड. दैट्स हाउ यू शुड एलोकेट योर मनी. Got it. Perfect. And आपके हिसाब से like what are some of the major, let's say, money mistakes, या तो कौन से ऐसे चीजें जो आजकल के यूथ ओवरलुक कर रहे हैं when, let's say, investing, and how can they avoid like these mistakes? आई थिंक द फर्स्ट मिस्टेक इज अज्यूमिंग, जैसे मैंने कहा कि एफडी रिस्क फ्री है. एफडी रिस्क फ्री नहीं है, राइट? दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक इन माय ओपिनियन दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक. एफडी इज नॉट रिस्क फ्री, राइट? Second mistake that I think that a lot of investors make is assuming कि मैं ज्यादा रिस्क लूंगा तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा. जरूरी नहीं है. इसीलिए आपको अच्छे से डाइवर्सिफाई करना है, राइट? द थर्ड मिस्टेक दैट आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक इज, मैं ज्यादा म्यूचुअल फंड्स लूंगा तो मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं. बहुत बड़ी गलती है. देखिए, आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हो? आप म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते हो कि 5,000 स्टॉक्स है अगर, और उसमें से अगर 100 स्टॉक्स अगले 5 साल में अच्छा करने वाले, तो मुझे कोई एक ऐसा फंड मैनेजर चाहिए जो वो 50-100 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाए. अब एक म्यूचुअल फंड में 50-60 स्टॉक है, अब 20 म्यूचुअल फंड में डाल दोगे तो 1,000 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो. कहां मार्केट को बीट करोगे, राइट? मोर नंबर ऑफ स्कीम्स इज less productive. You need only 4-5 schemes to really end up investing in. Fourth, FNO is a bankruptcy mark or a route to bankruptcy. Stay away. आज हमारा पॉडकास्ट एफएनओ पे ही गया है. एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्या होता है फ्यूचर्स, क्या होता है. इट्स एन एजुकेशनल वीडियो, बट आई मीन ऑप्शन स्ट्रेटजीज एंड ऑल एक्सप्लेन किया हुआ है. बट टेल मी वन थिंग, तो आपने एफएनओ, लाइक व्हाई डू यू से लाइक स्ट्रिक्ट नो? बिकॉज आई मीन यू हैड अ लॉस, यू सेड एफएनओ 2014 में. इज दैट I will tell you something. I can discuss today
any depth you want in futures and options. And I mean any depth. I have so much of understanding about FNO. Okay. I have never made monies in FNO. What am I trying to say? FNO is not about only understanding how to do this. FNO is about risk management. FNO is about your behavior. FNO is about what are you trying to do with FNO? Are you trying to generate wealth? Are you trying to double the money? Are you trying to only generate cash flow out of it? It's a combination of a lot of things. And there are very few people who are able to master all of these things. Right? So from an understanding standpoint, I can talk to you about anything that you want to talk about FNO right now. I'm still making losses. Right? It's not for everybody. And so I think, and I always believe in this, the only way you can really make wealth for yourself is to increase your investable surplus. देखो आप वेल्थ कैसे बनाओगे? इन्वेस्टमेंट करके. आप इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बना सकते हो. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू. आप कितना इन्वेस्ट करोगे और उस पर कितना रिटर्न मिलेगा. ठीक है? क्या कितना रिटर्न मिलेगा आपके हाथ में? कैन यू प्रिडिक्ट? द आंसर इज नो. What is in your hand? In your hand is how much more can I invest? दो वेरिएबल में से एक ही वेरिएबल आपके हाथ में. मैं कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं. अब कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं कहां से आएगा? अगर आप करियर पे फोकस करोगे तो. If you're doing a good job at your career, your salary is increasing, your investable surplus will increase, and hence at whatever return it will grow. What people are now trying to do is increase the return. Trying to manage their own money, trying to do FNO, and not focusing on career. So what they are trying to do is trying to maximize returns instead of maximizing the investable surplus. And it's a road to end. Yeah. काफी अच्छा point. Investable surplus, I think you should keep increasing and focus on that. So how do you consume, or what do you consume? Like, how do you learn? My learning is all thanks to Twitter. Okay. So what I do very interestingly is I follow a very small set of people on Twitter. Okay. In the genre that I want to upgrade myself. Give some examples. What kind of people and what kind of genres? So these are all people in finance, unfortunately. Okay. And in that also, there are some 5-6 people whom I have marked where I get a notification every time that they tweet. And that's been the best source of data, information, and learning for me. I can tell you today, of course, I read all the Economic Times and all the other things around, but I have not been as updated or as good at my understanding just by reading newspapers, but because I follow some very good handles on Twitter. And that's where I consume my content. So can you give some examples of very good handles on Twitter? Yeah. So you have Samir from Helios, very good guy. You have Sandeep Sabarwal, very good guy. You have Gurmeet Chadda, very good guy. You have this guy called Arun, Funds India, very good guy, right? So I follow a lot of people, but just some very quick names that come to my head. They write some very interesting stuff, and Deepak Shenoy, right, writes some very interesting stuff around what RBI is doing and liquidity and the currencies market. Now, you would generally not get that level of content written in a pink paper, right? So, got it.
Very fascinating. Uh, Awesome. I think we discussed a lot of things today. Thanks to you for explaining the macroeconomic things so beautifully. Inflation ka impact on all the asset classes. One last question, which I asked to all my guests: if you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Mr. Kirtan Shah, what is that one question you would like to ask him towards the end of the interview? that question will be, tell what's your learning and what's the biggest mistake that you will get people not to do in investing. Okay, so tell us what's your learning and what's Don't the do biggest FNO. mistake. So I think I've already asked that question, right? So you need to Yes. come up with a newer one. Is there a shortcut to money management or making wealth? The answer is no, right? The answer is no. The answer is no. Yeah. The answer is no. No. Also, I think what is very important for because I know a lot of student audience follows you, right? And I really want to tell this to the student audience that while we've spoken about investing, right? Invest in education, then investing in the market Yeah. first. Because like I said, if you are educated, your investable surplus will be higher, which is the controllable factor for you to make wealth. So invest in education and your investments will be taken care of. What's the most interesting story of a client who has come to you and आपने उनका पैसा maybe अच्छे से like wealth grow किया and they got very happy? क्या problem था and how did you help them? Of course, without naming the client. So a lot of most people that I interact with, they are not aware of this. But I was the only one in India who predicted the Franklin Templeton crisis. Oh, is it? Yes. Okay. We onboarded a client, and of course, I can't take the name of the company and all, but she was the president of one of the largest insurance companies in India. Okay. And she had Franklin Templeton investments. And fortunately, unfortunately, it was exactly the same time that we onboarded her and we got her to exit, explaining to her why we think something is going wrong with FT. Okay. I think that's one example that immediately Oh, clicked to me wow. that I could share. Wow. Amazing. आपने जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन में पूछना भूल गया, आपने सेक्टर रोटेशन की बात की थी बीच में. सो अभी एज ऑफ नाउ व्हिच सेक्टर्स आर यू लाइक बुलिश ऑन इन इंडिया? So we are extremely bullish on hospitals. We are bullish on banks. We are bullish on pharma, and we are bullish on FMCG and also chemical. And why, like all these sectors, like reasoning for all these? So FMCG, we think consumption will help thanks to the tax benefits that, see, on the tax, what a lot of people are not understanding, the advantage is not only that 12 lakh रुपया कर दिया तो more disposable income हो गया, because the push is to move to newer tax regime. बहुत सारे लोग वो जो 1.5 लाख रुपया ATC में डाल रहे थे ना, वो भी नहीं डालेंगे और वो कंजम्पशन में आएगा. So consumption as a theme will play in our opinion. Plus consumption has not done well over the last 1 year, so that's also a contra bet. Banks, while I'm telling you this right now, but I can tell you we've been bullish on banks for the last 3 years or 3 months, और वो 12-14% का rally already हो चुका है. But banks, some banks 3 months back were available at pre-COVID valuations. Valuation was a brilliant game. Chemicals we think is very well valued. Hospitals we think is again going to benefit because of multiple other reasons, but specifically medical tourism. Will do really well. Pharma also we really feel is fairly valued at this point in time. So I think these are some sectors that we are currently bullish on. Awesome. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छे से explain किया. I mean, there should be a series that I should record with you every quarter or maybe every month. कुछ ना कुछ topic पे decode करना चाहिए. You are such an amazing teacher, honestly. Thank you so much for doing this, and I hope I could do justice to your time. Oh, absolutely, Kushal. Thank you so much for having me. And I think thanks to you, we'll be able to reach a larger set of audience and tell them a couple of things that I have learned of what they should specifically not do. Because I think in finance,
not doing the wrong thing is far more important than doing Yeah. the right thing. And absolutely. And I think after watching this, लोगों की SIP journeys भी शुरू हो जानी चाहिए in mutual Hopefully. funds. And your story of scaling the SIPs from 6,000 to 13.5 lakhs is going to inspire a lot of them. And सबकी journey शुरू तो हो गई and इसको lakhs में convert करनी है. तो hopefully this podcast will help them. Thank you so much once again. Thank you so much for having me. Thanks. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.